वालेकुम नाज़रीन, एक महकती और चहकती सुबह के साथ मैं हूं आपका मेजबान हन्नान बुखारी। नाज़रीन, दुआ करते हैं कि आज की सुबह आपके लिए ढेरों खुशियां लेके आप ही की चौखट पे आपका इंतजार कर रही हो। इसी दुआ के साथ आज के प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। नाज़रीन, शहर फैसलाबाद की अगर बात की जाए तो क्राइम की शरह दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही है। बहुत सारे ग्रोह हैं जो कि मुतहरक हो चुके हैं और मुतहरक होने के बाद जहां पे चौकों चौराहों में डकैतियां की जाती थी, अब लोगों के घरों के अंदर डकैतियां जो है होने लगी है। थाना सदर के इलाके में सबसे ज्यादा इस तरह के वाकयात जो हैं वो पेश आ रहे हैं, जिसकी वजह से शहरी काफी परेशान नजर आ रहे हैं। दूसरी जानब पुलिस की जान से यह भी कहा जाता है कि शहर फैसलाबाद की नफरी आबादी के लिहाज से बहुत कम है। गश्त के मामला जो है उनको ऐसा अंदाज में उस तरह से निभा नहीं पा रहे जैसे कि निभाने चाहिए उनको। नफरी अगर ज्यादा हो तो शहर फैसलाबाद के इस तरह के मामला को ज्यादा बेहतर अंदाज में कंट्रोल किया जा सकता है, लेकिन इसके बावजूद भी पुलिस जो है वो तमाम तर वसाइल को बरूएकार लाते हुए जो जिस तरह से भी हो सकता है शहर फैसलाबाद के क्राइम रेशो को रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये कोशिश जो है वो कोशिश की हद तक ही महदूद है। इसे मुकम्मल तौर पर रोका नहीं जा रहा, क्योंकि जो ग्रोह मुतहरक हैं जब उनको पकड़ा नहीं जाता 2 से 4 डकैतियां कर लेते हैं, उसके बाद एक किस्म का कह सकते हैं कि उनका हाथ खुल जाता है इस चीज के ऊपर और वो डरते नहीं है। और जब डर पुलिस का पैदा नहीं होता उनके अंदर तो इस तरह के वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होता चला जाता है और बाकी डकैत भी उनको देख के मुतहरक हो जाते हैं और घर बैठे जो है वो एक रात की कार्रवाई से लाखों रुपए किसी घर से उड़ा के ले जाते हैं और अपने जो सिस्टम है उसको चमकाना शुरू कर देते हैं। तो इस मसले के ऊपर गुफ्तगू करने के लिए हमने खास तौर पे आज दावत दे रखी है फरजाना सदीक को, जो कि हमारी सिटी 41 की रिपोर्टर हैं। उनसे मजीद गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। फरजाना, आखिर ये कौन सा ग्रोह है और इस तरह के कितने ग्रोह हैं जो कि शहर के अंदर मुतहरक हैं और अब तक उनको पकड़ा क्यों नहीं जा सका? अच्छा हनान, पुलिस की जानिब से दावा तो ये किया जा रहा है कि उन्होंने कुछ डकैत गैंग पकड़े भी हैं, लेकिन उसके बावजूद ये जो वारदातें हैं ये थमने में नहीं आ रही। पहले तो हम देखते थे कि डाकू आते हैं, वो डकैती करते हैं, आपसे किसी मार्केट में कर ली या सरेआम कर ली, किसी पब्लिक प्लेस पे कर ली, शहरों पे होगी, बाजारों में होगी। लेकिन अब ये बड़ी सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है कि डाकू घरों के अंदर घुसते हैं और डकैती करते हैं। और उससे भी तशवीशनाक सूरत हाल ये है हनान, जो सीसीटीवी हमने पिछले दिनों देखी, आप यकीन करें उनके पास जदीद गन थी और जैसे वो एक तालिबान का हुलिया होता है, उन्होंने वो अपनी जैकेट्स पहनी हुई थी और उसके अंदर उन्होंने मैगजीन, और यकीन करें जो उनके पास कटर थे, जैकेट्स नहीं बुलेट प्रूफ तो नहीं थी लेकिन उस टाइप की थी, जैसे वो उन्होंने मतलब बीच में अपना मैगजीन वगैरह पूरी तैयारी के साथ आए कि रास्ते में अगर झड़प हो जाती है पुलिस के साथ तो पूरा मुकाबला। और जो सीसीटीवी है उसमें क्लियर है ये चीजें, ये जितना भी मतलब मुल्जमान का हुलिया है ना, ये हमें सीसीटीवी से ही पता चला और ये बिल्कुल क्लियर है। और जो उनके पास कटर थे जिससे मतलब उन्होंने या तो दरवाजे तोड़ने थे या जंगले तोड़ने थे, आप यकीन करें जो एक जदीद क्लाशनकोफ या एक गन होती है वो कटर उससे भी बड़े थे। और बीइंग अ क्राइम रिपोर्टर बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलती हैं, लेकिन इतने बड़े कटर, वो तो मैं खुद भी हैरान रह गई कि कटर इतने बड़े भी होते हैं। मतलब वो बाकायदा तौर पे लेके आए, उन्होंने या तो वो जंगले काटने थे या मतलब पूरी तैयारी के साथ वो आए। वो तो घर वालों की मतलब किस्मत अच्छी कि वो मतलब जाग गए। बेटे ने कहा उनके ने कि मैंने वो कार्टून देखने हैं, और जब उन्होंने टीवी देखा तो उन्होंने कहा कि पापा छत पे कुछ लोग हैं, और जब उन्होंने छत पे देखा तो वो कोई 5 के 6 के करीब लोग थे। 6 लोग डकैत 6 थे बिल्कुल घर के अंदर। एग्जैक्टली। फिर उन्होंने उसके बाद ये जिनके घर ये हुई, मैं ये भी बता दूं, जो हमारे साबका डिप्टी मेयर हैं शेख यूसुफ, उनके भतीजे के घर की बात है ये। डिप्टी मेयर का घर साथ है, उनका घर साथ है, एक ही गली में इनके घर है। फिर उसके बाद देन उन्होंने मतलब कॉल की अपने रिलेटिव्स को जो साथ थे, अपने चचा को, मतलब जो साबिक मेयर है डिप्टी मेयर हैं शेख यूसुफ, उनको कॉल की। फिर उनके वो भाई आए गार्ड, उन्होंने जब तक फायरिंग की तो जो वो डाकू थे वो छत फलांग के फरार हो गए। नो डाउट के पुलिस वहां पे उनके मुताबिक रेजिस्ट नहीं किया गया, डाकुओं की जानिब से फायरिंग नहीं की गई। नहीं, डाकुओं की जानिब से इसलिए फायरिंग नहीं की गई क्योंकि घर मुकम्मल तौर पे बंद था और इनको इन टाइमली पता लग गया। अदरवाइज वो इसी तैयारी में आए थे कि या तो मरना है या मार देना है, क्योंकि जितनी जदीद गन्स और तैयारी थी उनके पास और जितने मतलब वो होशियारी से हर चीज वो देख रहे थे। तो इन्होंने जब फायरिंग की तो वो छत फलांग के भाग गए। उनके मुताबिक पुलिस तो 10 मिनट में आ गई, लेकिन डाकू फरार होने में कामयाब हो गए। अच्छा, डाकू फिर वहां से निकले हैं, उसके बिल्कुल सामने एक TNT कॉलोनी है, वहां चले गए। वहां घर में शहरी के घर से 45 लाख रुपए उन्होंने लूटे हैं। वहां से निकले हैं, एक और है वहां पे पंजाब हाउसिंग स्कीम, वहां पे एक ही रात में 3 घरों में डकैती की वारदातें हुई। एक ही रात में? एक ही रात में। और ये वही 6 लोगों का ग्रोह था? मैं जब TNT कॉलोनी गई, मतलब पहले दिन तो मैं गई वो क्रीम गार्डन में जहां पे इनका घर है, उससे नेक्स्ट डे जब मैं TNT कॉलोनी गई, जब मैं वो उनके साथ एज लाइव करके या उनका इंटरव्यू करके हटी हूँ, तो मुझे वो बता रहे हैं कि 3 वारदातें एक ही रात में हमारे बिल्कुल साथ वाली कॉलोनी है वहां पर भी हो गई हैं और वहां पर भी ये वारदातें हुई हैं। अच्छा, पिछले दिनों इस तरह का मामला एक पेश भी आया था कि जिसके अंदर मेडिकल स्टोर्स और बेकरियां जो है वो लूटने का सिस्टम शुरू हुआ था और एक ही रात के अंदर 6 वारदातें एक ही रोड के ऊपर होती थी।
यानी अगर एक घर में हुई है, उन्होंने पुलिस को कॉल कर दी, तो इनको चाहिए था कि इलाके का मुहासरा करें और वहां से डाकुओं को पकड़ा जाए। अब देखिए, अब मुहासरा करने की बजाय 6-6 जगहों पे डकैतियां अगर हो रही हैं, तो मेरा ख्याल ये तशवीशनाक सूरत है। नफरी की कमी ठीक है, अपनी जगह है, लेकिन अब ये देखिए डॉल्फिन सड़कों पर भी तो फिरती है ना। अगर क्या ही मजायका है कि अगर ये एक चक्कर कॉलोनियों के अंदर लगा लें। हमारी कॉलोनियां सेफ नहीं है। अगर फैसलाबाद की चंद एक सेफ कॉलोनियों की बात करें, जैसे वाबड़ा सिटी है, उनका सिक्योरिटी इंतजाम कहा जाता है कि बड़ा जबरदस्त है, आप गेट में एंटर नहीं हो सकते। यकीन करें वहां पे अक़वाम मुत्तहिदा का मुलाजिम है, उसके घर डकैती की वारदात हो गई। वो अक़वाम मुत्तहिदा का मुलाजिम है और वहां पे हालांकि गार्ड्स होते हैं। वो भी अपने घर आया, उसने अपनी बीवी को कॉल की कि तुम दरवाजा खोलो, और जब वो उठी है उसने देखा, उसने फौरन अपने हस्बैंड को बोला, उसने कहा कि लॉन में कुछ और लोग भी खड़े हैं, तो मतलब मैं नहीं खोल सकती। उसने जब तक 15 पे कॉल की और उस खातून ने अपने जो बाकी रिलेटिव्स होंगे उनको बताया, तो जब तक वो पहुंचे तब तक वो मतलब जो गैराज था कि वहीं से उन्होंने उस मुलाजिम से मोबाइल फोन छीना, उसका लैपटॉप या जो उसके पास पैसे जेब में थे वो छीन के फरार हो गए। और वो डाकू भी 5 से 6 के करीब थे, उनकी भी सीसीटीवी बहुत क्लियर है। ये एक गिरोह है, 2 गिरोह है या 3 गिरोह है, इन पे काबू पाने की जरूरत है। नफरी की कमी अपनी जगह, लेकिन जो वसाइल दस्तियाब हैं उनको भी इस्तेमाल में लाते हुए देखना चाहिए। एलीट फोर्सेस की भी टीमें हैं, सारा कुछ है, ठीक है। सड़कों पर भी जरूरी है इनकी पेट्रोलिंग करना, लेकिन कम से कम जो हालात हैं इनको एक चक्कर जो है वो कॉलोनियों के अंदर भी लगाना चाहिए। जो वहां पे गार्ड्स बैठे होते हैं उनसे पूछा जाए कि भैया आप किस काम के लिए बैठे हैं, आपके पास उनकी गन्स चेक की जाए, उनको पूछा जाए कि आपको कोई ट्रेनिंग भी है, आपको पता भी है कि इसका इस्तेमाल अच्छा, कैसे बाजुकात गार्ड्स जो होते हैं उनकी गन्स भी ठीक नहीं होती, लेकिन डिमी के तौर पे पकड़ा दिया जाता है। बिल्कुल डिमी के तौर पे पकड़ा दिया जाता है। अच्छा हनान, मैं एक बात बताऊं, हर वो गार्ड जो तरबियत याफ्ता होता है और जिसको गन चलानी होती है, आप देखिएगा वहां पे डकैती नहीं होती। क्यों? वो गार्ड मुजाहमत कर देता है, उसे पता होता है कि मैंने प्रोटेक्ट करना है, मुझे किस काम के लिए खड़ा गया है। खा उसको पता भी होता है कि इसमें मैं जान से भी जा सकता हूँ, क्योंकि डाकुओं के साथ मुजाहमत करना ये कोई छोटी बात नहीं है, इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए होता है। खा मैं हूँ, आप हैं, कोई भी है, हम यहाँ पे जितनी भी बातें कर लें, लेकिन जैसे हमारे सामने गन आएगी हमारा वो हौसला नहीं डेवलप हो पाएगा, बौखलाहट का शिकार हो जाते हैं। बौखलाहट का शिकार होंगे। हमारा हौसला कब होगा? जब हमें पता होगा कि हमने अपना बचाव कैसे करना है, यहाँ से गन निकालनी है, इसकी फायरिंग कैसे करनी है, थोड़ा बहुत हमें हौसला होगा। तो अक्सर देखा है कि जहाँ पे मुजाहमत होती है वहां पर बच भी जाते हैं डकैती, और डाकू चोर वहां का रुख नहीं करते। उनको पता होता है कि अगर हम उस घर जाएंगे, उस कॉलोनी में जाएंगे, तो वो गार्ड तरबियत याफ्ता है, उनके पास ट्रेनिंग है, हमने वहां पे नहीं जाना। लेकिन जब उनको पता होगा कि वहां पे खुद उन्होंने डिमियां बिठाई हुई हैं, सिर्फ उनके यूनिफॉर्म पहना दी जाती है और जंग आलूद वो दे दी जाती है, गन उनके हाथ में कि आपने बैठना है, प्रोटेक्ट करना है, या अपने साइकिल पे कॉलोनी का चक्कर लगाते रहना है, तो वो तो डाकुओं का मुकाबला नहीं कर सकते। तो आप क्या कहेंगे कि पुलिस की जानिब से अब तक कोई ग्रोह पकड़ा गया है, या उनके पीछे किसी किस्म की इंटेलिजेंस लगाई गई हो जिससे उनका कोई सुराग मिल सके कि आखिर ये कौन से एरियाज है जहां में जाते हैं और किस तरह का इनका तरीका वारदात है, कि कोई रैकी शैकी लगाई गई हो, कोई इस तरह के मामला हों? अच्छा, रैकी तो एग्जैक्टली लगाई जाती है। हनान, एक बात मैं और बताऊं, ये 5 से 6 रुकनी डिकेट गैंग के साथ ना एक सफेद रंग की कार है जो बड़ी सरगर्म है। मुख्तलिफ डिकेटी की वारदातों में वो सफेद कार ही नजर आती है। उसमें से 5 के करीब डाकू निकलते हैं, गलियों में जाते हैं, जो भी घर खुला मिला घुस गए, जो चीज नजर आई मारा पीटा, उनसे छीना और फरार हो गए। और इनका तरीका वारदात ये है कि घर का सबसे छोटा बच्चा चूज करते हैं, उसको यरगमाल बनाते हैं ताकि घर वाले मुजाहमत न कर सके। क्योंकि किसी भी घर का जो सबसे छोटा बच्चा होता है उसमें फैमिली की जान होती है, वो सबसे प्यारा होता है। तो ये कोशिश करते हैं, देखते हैं कि घर में सबसे छोटा बच्चा कौन है। कुछ रोज कबल हुई है मदीना टाउन के इलाके में, तो वहां पे 6 माह का बच्चा था जिसको उन्होंने यरगमाल बनाया, और फिर घर वालों ने कहा कि भाई आप जो कुछ आपने लेके जाना है ले जाए, आप बच्चे को कुछ ना कहें। डिचकोट के इलाका में हुई हैं 2 घरों में डकैतियों की वारदात। वहां पर भी उनका यही था कि उन्होंने शहरी के गले पे खंजर रख दिया कि तुमने मतलब बोलना नहीं है। वो ये उनको ये भी अच्छा आइडिया होता है कि घर में कौन सा फर्द इस फैमिली को सबसे ज्यादा अजीज है, उनका जो वीक पॉइंट होता है उससे भी वो वाकिफ होते हैं, और उसी शख्स को चूज करते हैं, उसी को ही यरगमाल बनाकर लूटा जाता है, और आनन फानन लूट कर ये फरार हो जाते हैं। अच्छा, ये भी तो पॉसिबल है ना कि वो जिस घर में जा रहे हैं उसकी पहले स्टडी करते हो, देखते हो कि इनके घर में कितना माल हो सकता है, जिस घर में जा रहे हैं वहां से कुछ मिलेगा भी या नहीं मिलेगा, या इनके घर के कितने फैमिली मेंबर्स हैं। और ये भी कि हमने अगर हम फ्रंट गेट से एंटर हो गए हैं और हम पकड़े जाते हैं तो हमने भागना कहां से है। जैसे मैंने भी आपको एग्जांपल दी है, ये क्रीम गार्डन वाली जो डिप्टी साबिक मेयर है उनके जो घर आए हैं, तो अब जब उन्होंने आके फायरिंग की है तो उनको पता था कि हमने पीछे सीढ़ी लगी हुई है, सीढ़ी वाकई लगी हुई थी, वहां पे कोई कंस्ट्रक्शन हो रही थी, उनको पता था कि हमने वहां से उतरना है। और वो कोई मतलब फ्रंट से आप घर में एंटर होकर बैक साइड से फरार हो जाना इतना आसान काम नहीं है। आजकल आपको पता है घरों में बड़ी
भूल भुलैया होती हैं, पता होता है लाउंज का गेट कहीं खुल रहा है, टीवी का कहीं खुल रहा होता है, और जब तक आप एक घर में बहुत दफा जाए ना, या आप कोई बहुत ज्यादा क्लोज ना हो, तो आपको नहीं पता चल सकता कि इस घर में कमरे कितने हैं, कौन से कमरे के साथ अटैच वॉशरूम है, और उस वॉशरूम का दरवाजा भी लाउंज की तरफ खुलता है कि नहीं। ये एक दो मुलाकातों में भी मेरा ख्याल है पॉसिबल नहीं होता किसी को जानना। तो अगर डाकू इतनी ज्यादा स्टडी करके आते हैं, आखिर कुछ ना कुछ तो है। या तो मेरा, जहां तक मेरा ख्याल है, या तो उसके सीधी सी बात है, गार्ड्स भी उसमें इन्वॉल्व होते होंगे, उनको भी पता होगा गाड़ियां हैं, पैसे लेने आए हैं, कब एंटर हो रहे हैं, कितने लोग हैं, क्योंकि जो गार्ड्स होते हैं वो फिरते रहते हैं, उनको पता होता है घर का हुलिया कैसा है, इस शख्स के पास असला कितना है, ये मुजाहमत कर सकता है या नहीं कर सकता। तो पुलिस अपनी जगह पे कार्रवाइयां कर रही है। ये दावा भी किया गया है इनके जानिब से कि हमने कुछ डिकेट गैंग पकड़े हैं। अगर डिकेट गैंग पकड़े हैं तो फिर ये डिकेटियां करने वाले कौन हैं, जिन्होंने शहरियों को खौफ और हरास में मुब्तला किया हुआ है। हनान, कितनी अजीब बात है, आप अपने घर में बैठे हुए अपनी फैमिली के साथ, और पता चले 7-8 डाकू आ गए हैं और आपकी उम्र भर की जमा पूंजी लूट के ले गए, आप क्या करेंगे? डरते आप नहीं बाहर निकलते रात को भी, हमने इस रोड पे नहीं जाना, अंधेरा है, मैं लूट ना लिया जाऊं, और मैंने सोना तो बाजार नहीं आजकल जाना। वैसे ही बड़ा महंगा हो हाँ, गया है। कल खबरें बिल्कुल। देख रहे थे कि 1,27,000 समथिंग का सोना हो गया था। तो मेरा ख्याल ये तारीख की सबसे बुलंद तरीन सतह पे ऐसे पहुंच ही चुका है। और ये बड़ा आसान और इजी टारगेट होता है, किसी घर में घुस जाएं, वहां का जेवर उठाएं औरतों का और निकल जाएं। आपको थोड़ी सी सामान से जो है वो लाखों रुपए आप कमा सकते हैं। बिल्कुल ऐसे तो चोर जो है आजकल इस हवाले से काफी मुतहरक हैं। पुलिस ने क्या कार्रवाई की है, पुलिस के हवाले से मैं जानना चाह रहा हूं कि पुलिस के इसके अंदर क्या अमल दखल है, कितने लोगों को पकड़ा है शक व शुबात की बिना पे, या कितने लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। पुलिस इसमें कार्रवाई कर रही है। आए रोज पुलिस मुकाबले भी सामने आते हैं, कुछ डिकेट गैंग भी 4 से 5 है इनके मुताबिक जो इन्होंने पकड़े हैं, लेकिन बात फिर वही जिनको है। हाफ फ्राई किया गया था। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, वो अपनी जगह ठीक है, इनको गिरफ्तार भी किया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये जो डाकू का गिरोह है, समझ से बाहर है कि ये क्यों काबू में नहीं आ रहा। आया इनको खौफ नहीं रहा कानून नाफिज करने वाले अदारों का, इनको हमारी पुलिस का खौफ नहीं रहा। आखिर ऐसी क्या चीज है कि ये डरते नहीं है? यार, किसी के घर में घुस जाना ये कोई छोटी बात नहीं है। आपने, आपकी गाड़ी खराब हो जाए किसी भी गली में, तो आप सबसे पहले देखते हैं कब इस घर के गेट के सामने मैं थोड़ा सा इस गाड़ी को आगे कर लूं। घर का मालिक पता नहीं क्या समझे कि मेरे घर के बाहर आपने गाड़ी क्यों लगाई हुई है। आपकी बाइक खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, आपको पैदल चलने में कोई दुश्वारी है, आपकी तबीयत खराब हो जाए, तो आप वो जगह चूज करते हैं कि कम से कम घर का गेट सामने ना हो, ये ना हो मालिक बाहर निकले तो वो क्या सोचे। और कहां किसी के घर में घुसकर, अगर आप अपने घर में भी महफूज नहीं है तो फिर आप कहां जाएंगे? अच्छा फरजाना, बहुत सारे घरों के अंदर सीसीटीवी कैमराज लगे होते हैं, तो उन कैमराज के जरिए पुलिस रिकॉग्नाइज नहीं कर पाई कि ये लोग कौन है, कहां से आए हैं और इनका ओरिजिन क्या है? समटाइम पुलिस कर लेती है, लेकिन ज्यादातर नहीं कर पा रही। मेरा ख्याल है यहाँ पे इनको नादरा की भी हेल्प लेने की जरूरत है। ज्यादातर घरों में, मार्केट्स में, बाजारों में, पब्लिक प्लेसेस पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं। शहरियों ने अपनी मदद आपके तहत लगवाए हुए हैं, क्योंकि जहाँ पे करोड़ों के घर, लाखों के घर, वहाँ पे चंद हजार के सीसीटीवी कैमरे भी लोग लगवाते हैं। लेकिन उस फुटेज का करना क्या है? नुकसान तो वो है जो आपका हो गया, लूट के ले गया, आपकी उम्र भर की जमा पूंजी ले गए, खौफ हरास फैला गया, आपको डरा गए, दहशत फैला गए। वो फोटो सामने आ जाएगी, उसके बावजूद वो डाकू नहीं पकड़े जाते। अच्छा, अगर डाकू पकड़ भी लिए जाएं तो उससे क्या होगा? वो रिकवरी, वो सामान बरामद हो भी जाता है समटाइम, लेकिन उसके दावेदार इतने ज्यादा होते हैं। मिसाल के तौर पर अगर एक घर में 45 लाख रुपए की डिकेटी हुई है, तो उन्होंने एक घर में तो नहीं की होगी, 45 लाख रुपए रिकवर हो भी जाते हैं, तो क्या वो एक ही फैमिली को दिए जाएंगे? नहीं, वहां पे 10 फैमिलीज बैठी होती हैं। वो 45 लाख, वो फिर 5-7 लाख रुपए पे ही सबर शुक्र कर लेते हैं कि चले कुछ तो हाथ में आया। रिकवरीज किस तरह से की जाती हैं? जो बाइक्स छिन जाती हैं, जो गाड़ियां छिन जाती हैं, और खास तौर पे अगर बात की जाए हमारे थानों की, तो मोटरसाइकिलों की भरमार है वहां पे, बिल्कुल, और पकड़ी जाती खड़ी हैं, खड़ी लेकिन खराब लेने हो वाला रही हैं। मालिक नहीं है उनका कोई। बिल्कुल मालिक नहीं है उनका, और वो खड़ी खड़ी खराब हो रही हैं। अब इन्होंने थाना समनाबाद के साथ वो इलाका लिया हुआ है, मतलब एक प्लाट लिया हुआ है, वहां पे इन्होंने सारा वो अपना नीलाम घर सा बनाया हुआ है। वहां पे गाड़ियां, मोटरसाइकिल, रिक्शे, कैरी डिब्बे, बसेस, सारी की सारी खड़ी, उनकी बॉडीज गल गई हैं, बारिश में वो खराब हो रही हैं, धूप में, गर्मी में, लेकिन मालकान तक नहीं पहुंचाई जा रही। लेकिन इनको जाया करने की बजाय इनका कोई तरीकेकार भी तो होना चाहिए जिससे इससे कोई फायदा उठाया जा सके। अगर उसका कोई मालिक नहीं मिल रहा 3 साल से या 4 साल से, तो इसका कोई हल कर लेना चाहिए उनको। इसका जवाब लूंगा, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम मोहतरम, कैसे हो? ठीक हो सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा बात कर रहे हैं और कहां से? जी खुरम खालिद बात कर रहा हूँ फैसलाबाद से। जी खुरम साहब, पूछिए क्या पूछना चाहते हैं। अभी बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा था आपका। जी जी, आप सुन रहे हैं मोहतरम? जी जी सुन रहा हूँ, सवाल कीजिए। अच्छा,
अभी लाहौर में जो है ना वो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं पूरे लाहौर में, सेफ सिटी प्रोजेक्ट के नाम से। तो बेहतर नहीं होगा कि फैसलाबाद में भी हम इस चीज को हाईलाइट करें और बाब अख्तियार तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि फैसलाबाद में अगर वही सेटअप जो है, वो फैसलाबाद पंजाब का दूसरा बड़ा शहर है और एक अहम शहर है, तो अगर वही सेटअप जो है वो इधर अगर लॉन्च कर दिया जाए तो मेरा ख्याल है कि इसमें 80 से 90% जो है ना वो हमारी ये रॉबरी जो है और दहशतगर्दी जो है वो कम हो जाएगी। तो ये मेरा प्रोग्राम अच्छा था, तो एक सजेशन है मेरे जेहन में। खुर्रम साहब, बहुत अच्छी सजेशन थी आपकी, बल्कि हम इसको मुकम्मल तौर पे हाईलाइट करेंगे। आपके कॉल करने का शुक्रिया। फरजाना से भी इस हवाले से जानते हैं, क्योंकि मेरे भी सुनने में आया था कि फैसलाबाद में सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो शुरू होने जा रहा है। और खुर्रम साहब, अब मैं पूछूंगा कि वो आखिर क्यों नहीं शुरू हो पाया, और अगर शुरू होना है तो उसको कितनी देर लगेगी। फरजाना, क्या कहेंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, ये भी जो खुर्रम साहब ने सवाल किया है इसका बिल्कुल आपने भी सही जवाब दिया है कि जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है बिल्कुल इसका आगाज भी किया गया और बाकायदा तौर पे इस पे काम भी शुरू किया गया, लेकिन बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट पाया तकमील तक नहीं पहुंच सका है। इसको कि 5 से 6 साल का मतलब अरसा हो गया है, ये लटका हुआ है बीच में। इसकी बाकायदा तौर पर जो SSP ऑपरेशन का दफ्तर है उसके बिल्कुल साथ वहां पे बिल्डिंग भी बनाएगी, लेकिन फंड्स की अदम दस्तियाबी के बायस ये प्रोजेक्ट फंड्स की अदम दस्तियाबी क्यों है, इसके हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। बैक नाज़रीन, ब्रेक पे जाने से पहले फरजाना के साथ सेफ सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से गुफ्तगू की जा रही थी, तो इसी पे मजीद गुफ्तगू करते हैं कि फंड्स की अदम दस्तयाबी की वजह से सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है वो पाया तकमील तक, इनका कहना था कि नहीं पहुंच पाया। तो फरजाना, अगर फंड्स मौजूद ही नहीं थे तो इसको शुरू क्यों किया गया? फंड बिल्कुल मौजूद है, लेकिन समटाइम ये होता है कि जब हम उस चीज़ को मतलब करते हैं, उसकी कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करते हैं, तो समटाइम वो एक्सटेंड हो जाता है, उसके लिए ज़्यादा पैसों की या ज़्यादा बजट की ज़रूरत होती है। अब फैसलाबाद एक सनती शहर है, ये हब है एक बिजनेस का, यहाँ से छोटे मोटे कारोबार वाबस्ता है, ना सिर्फ फैसलाबाद के शहरियों के बल्कि जो इर्द गिर्द के लोग हैं पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे रोजगार कमाने के लिए आते हैं। और बदकिस्मती से ये प्रोजेक्ट मुकम्मल ना होने से वो लोग भी अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। अगर CCTV कैमरे लग जाएं तो ये हो जाएगा कि जो चोर और डिकेट होंगे वो नफ्सियाती तौर पे थोड़ा उन पे खौफ आएगा, उनको पता होगा कि हम लोग पहचाने जाएंगे और वो उस चीज से बाज रहेंगे। इस सेफ सिटी प्रोजेक्ट को हमारे चैनल की जानिब से भी बहुत दफा इस इशू को हाईलाइट किया गया, हमने अफसरान का भी इस पे मौकफ किया, लेकिन एक ही बात है कि इस पे फंड्स दस्तियाब नहीं है। जैसे ही फंड्स मिलेंगे तो उसके बाद ही इस प्रोजेक्ट का आगाज किया जाएगा। अगर ये प्रोजेक्ट शुरू हो जाता है तो ये यकीनन फैसलाबाद के जितने भी रिहायशी हैं शहरों समेत उन सब के लिए ये एक बहुत ही एक तहफ़्फ़ुज़ उनको देगा, मतलब उनको चोर डाकुओं को डर होगा, खौफ होगा, जितने भी जुराइम पेशा नासिर हैं वो अपने मजमूमी इरादों से बाज रहेंगे। आप क्या कहते हैं कि सेफ सिटी प्रोजेक्ट के लिए कितना बजट दरकार है, कितना लग चुका है, कितना लगने की जरूरत है, और बाकी बजट जो मौजूद है वो कहां पे जा रहा है जिसकी वजह से इसके ऊपर नहीं लगाया जा रहा? बिल्कुल करोड़ों के हिसाब से है जो इस पे बजट लग चुका है, लेकिन अभी इनको मजीद फंड्स दरकार हैं। उन फंड्स की रकम कितनी है ये तो इंतजामिया ने हमें कभी नहीं बताया, लेकिन उनकी जानिब से यही कहा जाता है कि वो IG को लिख के भेज चुके हैं, मुतलका डिपार्टमेंट को लिख के भेज चुके हैं, लेकिन अभी तक उनके पास फंड्स नहीं आए हैं। जैसे फंड्स आएंगे तो हम इसका स्टार्ट करेंगे। करोड़ों का बजट जो लग चुका है वो किस चीज पे लगा है? वो इसी प्रोजेक्ट पे ही लगा है। इसकी बिल्डिंग बन चुकी है, लेकिन जो कैमरे लग रहे हैं, अभी सिर्फ बिल्डिंग तो बना के खड़ी कर दी गई है, लेकिन मेन है कि CCTV कैमरे लगे जाएं, जो मॉनिटरिंग रूम है वो बनाया जाए, वहां पे पूरी टीम हायर करके बिठाई जाए जो देखे कि आया कहां पे क्या हो रहा है, कौन क्या कर रहा है। सिर्फ एक बिल्डिंग खड़ी कर देने से ये सेफ सिटी प्रोजेक्ट। अच्छा, इसके लिए कोई IT प्रोफेशनल्स की जो वैकेंसीज हैं उनको जारी किया गया है कि जिससे उनको हायर करें, या इसके लिए भी आप पुलिस से ही उठाएंगे लोग? अभी तो ये मंसूबा ही खटाई का शिकार है। अगर हम ये कहें कि वैकेंसी तो उस सूरत में आएंगी जब उनको नजर आ रहा होगा कि आया ये कमिंग 6 मंथ में ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा या 3 मंथ में कंप्लीट हो जाएगा, फिर वो देन। लेकिन कुछ ना कुछ तो बताया होगा कि इसके लिए इतना स्टाफ जो है हम हायर करेंगे और ये एक्सपर्ट्स होंगे जिनको हायर किया जाएगा। IT एक्सपर्ट जरूर हायर करेंगे, लेकिन कब करेंगे, उनकी वैकेंसीज कब आएंगी और वो लोग कब उस मॉनिटरिंग रूम में बैठेंगे, इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, क्योंकि अभी ये मंसूबा ही खटाई का शिकार है। अभी यही पाया तकमील तक नहीं पहुंचा है। जब ये पाया तकमील तक पहुंचेगा उसके बाद जो है वो इनकी वैकेंसीज अनाउंस होंगी। कुछ जाहिर डिपार्टमेंट से भी लोग लिए जाएंगे, कुछ बाहर से भी IT एक्सपर्ट लेंगे और उसके बाद ही इस मनसूबे का बाकायदा तौर पर आगाज होगा। थाना फैक्ट्री एरिया के इलाका में, D टाइप के इलाका में कुछ ऐसे एरियाज हैं वहां पर
लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कैमरे लगाए हैं, घंटा घर में भी ताजरों ने अपनी मदद आपके तहत सीसीटीवी कैमरेज लगवाए हैं, लेकिन पुलिस की जानिब से ये जो सेफ सिटी प्रोजेक्ट है, इस पर अभी तक कोई भी काम नहीं शुरू किया जा सका, इस पर कोई भी वर्क नहीं किया जा सका। यही बात है कि जो चोर और डाकू हैं वो सरेआम आज़ाद हैं, ऐसे दंदनाते फिरते हैं जैसे उनको कोई पूछने वाला नहीं है, किसी का उनको कोई डर खौफ नहीं है। पुलिस की जानिब से कार्रवाइयाँ की भी जाती हैं तो समझ से ये चीज़ बाहर है कि फिर वो कार्रवाइयाँ किधर जाती हैं, किस झमरे में जाती हैं, उन चोर और डाकुओं का क्या किया जाता है, क्या बनता है, आया वो अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाते कि वो फौरी तौर पे जेलों से रिहा होते हैं और फिर से ये काम शुरू कर देते हैं ना। और फिर ज्यादा दंदनाक के काम करते हैं जब जेलों से डर खत्म हो जाता है, बिल्कुल उनका डर खत्म हो जाता है, उनको पता लग जाता है कि हवालात में क्या है, यहाँ पे किस हद तक जहनी या फिजिकली टार्चर किया जा सकता है, जेलों में हमारे साथ क्या होगा। बल्कि अगर वो जेलों में भी जाते हैं तो वहाँ पे अपने रवाबत बनाते हैं कि जब हम दोबारा आएंगे तो हमें प्रोटोकॉल दिया जाएगा, अगर हमारी फैमिली में से कोई मिलने आता है, कोई हमें कोई खाने की चीज़ या कोई भी बाहर से हमारी चीज़ आती है तो वो किस तरह हम तक पहुँचनी है। उनका फिर वो डर खौफ झिझक, अभी तक ये खौफ है जेल की चारदीवारी, जेल के अंदर पता नहीं क्या होगा, पता नहीं मेरे साथ अच्छा, जेल की चलें बात कर लेते हैं। ये भी सुनने में आता है कि जेल में भी मंशियात फरोश होती है। एग्जैक्टली होती हैं, जेल में मंशियात फरोश भी होते हैं, जेलों में मंशियात सप्लाई भी होती है, जेलों में टार्चर भी होता है, हर चीज होती है। लेकिन वहां पे तो ये सिस्टम होता है, वो कहते हैं कि डिप्टी की इजाजत के बिना परिंदा भी पर नहीं मार सकता, और जहां पे परिंदा ना मार पाए और मंशियात फरोख्तोरियों ये उनके इलम में ना हो, ये कैसे हो सकता है? बिल्कुल एग्जैक्टली उनके इलम में होता है, जहां पे परिंदा उनकी यानी ये आप डायरेक्टली पॉइंट आउट कर रही हैं कि वो इन्वॉल्व है इस धंधे के अंदर, क्योंकि मोस्टली ऐसा होता है वो गंदा है पर धंधा है ये। एग्जैक्टली होता है। फिर जब ये चीजें सामने आती हैं, इंक्वायरियां लगती हैं, वो सस्पेंड होते हैं, मौतली भी उनकी आती है, सख्ती भी उन पे की जाती है। लेकिन अब चूंकि जदीद दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, तो इसलिए जो आला हुक्काम है वो भी इस चीज से अलर्ट हैं, उनके भी इल्म में होता है कि अब इनका तरीक़ेकार क्या है। अब जैसे चंद रोज कबल गुजरात में हंगामा राई हुई, अच्छा वो कैदियों ने हंगामा राई किस बात पे की है? जेल इंतजामिया के खिलाफ। कहते हैं कि जेल इंतजामिया करप्ट है, करप्शन है, सुप्रीडेंट पे इल्जाम लगाया उन्होंने, डिप्टी सुप्रीडेंट्स पे इल्जाम लगाया उन्होंने, जेल एहलकारों पे इल्जाम लगाया कि अगर हमसे कोई मुलाकात करने के लिए आता है तो पैसे मांगे जाते हैं, हमें तंग किया जाता है। इस पर कैदियों ने बाकायदा तौर पे वहां पे हंगामा आराई की, वहां पे उन्होंने शोर मचाया, आपस में वो मतलब यूनाइटेड हो गए और इस कदर हंगामा आराई हुई कि वहां पे पुलिस की भारी नफरी, रेंजर की की बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल की, इनके अंदर कितनी मंशियात है जो कि फरोख्त होती है? नहीं, इनका अभी तक कोई भी ऐसा केस रिपोर्ट नहीं हुआ है। अगर हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पे करें कि यहाँ पे मंशियात फरोशी होती है, मे भी होती हो, लेकिन अभी तक कोई तकरीबन मुझे 2 से 3 साल हो गए हैं यहाँ पे फैसलाबाद रीजन की जेलों का। कभी आपने वहां से निकलने वाले कैदियों से राब्ता किया हो, उनसे पूछा हो अंदर तो क्या सिस्टम चलता है? तो वो फिर बताते हैं बिल्कुल बिल्कुल वो बताते हैं, सख्ती बहुत है, मारा जाता है। अच्छा, इस पे बड़ी एक दिलचस्पी बात है, जब भी कोई नया कैदी आता है तो उसको वेलकम किया जाता है रिसेप्शन पे। अच्छा, मैंने सुना है वेलकम भी इस तरह से किया जाता है कि जो केस होता है उसके हिसाब से वेलकम किया जाता है। और अगर कोई 302 का है उसे नहीं मारा जाता। उसके जो उसका अच्छा उनका मकसद ये भी होता है कि जो बाकी कैदी हैं वो थोड़ा खौफो हिरास का शिकार है। अब कैदी ज्यादा है तो जेल इंतजामिया कम है, तो क्या करेंगे? अब जैसे गुजरात में हुआ, अगर कैदियों को जेल इंतजामिया का खौफ ना हो तो वो तो मेरा ख्याल है। अच्छा, हमारी सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल की, इन दोनों की कैपेसिटी बताइएगा कि कितने मुल्जम जो हैं वो कंटेन कर सकती हैं, और इस वक्त डिस्ट्रिक्ट में कितने मुल्जम हैं और सेंट्रल में कितने? सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेलों समेत पंजाब भर की जेलों में जो कैदी हैं वो हमेशा गुंजाइश से ज्यादा रहे। अगर हम बात करें डिस्ट्रिक्ट जेल में तो यहाँ पे कैदियों की गुंजाइश 900 है, लेकिन जो कैदी हैं वो 1500 से ज्यादा हैं। अगर हम बात करें सेंट्रल जेल की, वो जो बड़ी जेल है, वहाँ पे भी कैदियों की गुंजाइश 1500 के करीब है, लेकिन वहाँ पर कैदी 4500 हैं। और उस पर सितम ये कि जो बोस्टल जेल है फैसलाबाद की, जिसमें कम उम्र बच्चों को रखा जाता है, जो कम उम्र कैदी होते हैं, खुदा जानता है उनकी कौन सी दीवार है, जब भी आंधी आती है वो मरकजी दीवार आंधी के बाद गिर जाती है। और बोस्टल जेल में मौजूद उन कम उम्र बच्चों को सेंट्रल जेल में खतरनाक कैदियों के साथ शिफ्ट कर दिया जाता है, जिससे बच्चों की बहुत गलत है जो आप बात बता रहे हैं। इस तरह तो बहुत सारे वाकयात ऐसे भी पेश आते होंगे, क्योंकि बच्चों के साथ ज्यादती के मामलात भी जेलों के अंदर देखना, और इस पे कई मूवीज भी बन चुकी हैं। बिल्कुल ऐसे। तो अगर आप बच्चों को बड़ों की जेल में ट्रांसफर करेंगे और वहां पे तो बच्चे 10 साल, 11 साल, 12 साल, 8 साल,
इस तरह की जो छोटी उम्र के बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है? इस पे बेशुमार दफा हमने जेल इंतजामिया के सामने सवाल भी उठाया है। आईजी प्रिजन जब भी फैसलाबाद आए हैं, उनसे जब भी मुलाकात हुई है तो इस बारे में भी उनसे पूछा गया है कि फंड्स कब जारी होंगे, तो उनका यही कहना होता है कि वर्क हो रहा है। अब उसमें ये होता है कि अब चूंकि वो बच्चे हैं कम उम्र, वो खतरनाक कैदियों के साथ वहां पर मौजूद हैं, उससे उनकी तलीम और तरबियत पर बड़ा फर्क पड़ेगा। उनके घर वाले जो हैं अहले खाना है वो तहफ़्फ़ुज़ात का शिकार हैं। देखिए, अगर आप अपनी एज लेवल के लोगों के साथ रहते हैं तो आपका माइंड मेंटेन रहता है। जब आप बड़ी उम्र के लोगों के साथ और वो भी खतरनाक किस्म के होंगे तो आप पे भी वही इंपैक्ट पड़ेगा, आप भी वही चीज देखेंगे। एक सेंट्रल जेल में ऑलरेडी कैदियों की गुंजाइश ज्यादा है, दूसरा बोस्टल जेल के जो बच्चे हैं उनकी जो तादाद है वो भी गालबन 150 के करीब है, उनको भी वहां पर शिफ्ट कर दिया गया है। तो ये बहुत सारे मामलात हैं जो चल रहे हैं। अभी हम बात कर रहे थे मंशियात की, तो अगर डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल से निकल के अगर हम फैसलाबाद रीजन की बात करें तो कुछ रोज कबल एक वाकया पेश आया है डिस्ट्रिक्ट जेल झंग में। वहां पे एक शहरी मुकीर था मंशियात के इल्जाम में, उसका नाम तो मुझे अब याद नहीं आ रहा। उसकी बीवी ने वो घर से गोश्त लेके आई है कि मैंने अपने शोर तक पहुंचाना है, और जो उसकी बोटियां होती हैं उसके अंदर उसने अफीम भरी हुई थी। वो फिर जेल इंतजामिया के इल्म में आई। जब उसको खोला गया उसके बाद उस खातून पे बाकायदा तौर पे मुकदमा भी दर्ज हुआ, उसको गिरफ्तार भी किया गया। अगर इंतजामिया इन्वॉल्व होती अच्छा, तो निकल जाता। फैसलाबाद की डिस्ट्रिक्ट और सेंट्रल जेल में आज तक कोई इस तरह का वाकया नहीं पेश आया? वहां पे कोई वाकयात नहीं होते? नहीं, इस तरह का कभी कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ। यानी ना वहां पे हंगामा राई होती है, सब बच्चे की रिपोर्ट? हंगामा राई नहीं, क्योंकि हंगामा राई इतना बड़ा केस है कि आप इसको छुपा ही नहीं सकते। कैदियों की हंगामा राई का मतलब होता है कि फैसलाबाद जिला भर की पुलिस तलब कर ली जाए, रेंजर तलब कर ली जाए, अलीट, क्योंकि एक भी कैदी अगर फरार हो गया उस हंगामा राई के दौरान तो ये बहुत बड़ा इश्यूज बन जाता है। इसमें जो मिनिस्टर प्रिजन तक है वो जेर ताब आ जाते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? सर, रहमान बात कर रहा हूँ मरीदवाला से सर। जी जी, पूछिए रहमान साहब, क्या पूछना चाहते हैं आप? सर, मैं पूछना ये चाहता हूँ कि 5-6 माह पहले मेरे साथ डकैती हुई थी। जी जी। तो सर उसका मुकदमा नंबर भी दर्ज है सर। मेरा मुकदमा नंबर है 25/20। तो सर वो मोटरसाइकिल अब बरामद करके थाना सर बहावलपुर में चली गई है। अब वो सर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर है उसके पास है, वो सर उसको ना दबा के बैठ गया है सर। मैंने 2-3 दफा उसके पास भी गया हूँ, वो उधर डीपीओ साहब से भी दरख्वास्त की है, लेकिन सर मेरी सुनवाई नहीं हो रही है। जी रहमान साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। फरजाना, ये भी बड़ा मसला है, चोरी होगी चीज, डकैती होगी, ले गए चोर, उनको पुलिस ने पकड़ लिया, चीजें भी तमाम बरामद कर ली, थाने में खड़ी हैं, लेने के लिए शहरी खड़ा है, सामने उसके मोटरसाइकिल है और वो तक रहा है उसे कि ये अब मुझे मिलेगी, लेकिन उसको फिर नहीं दी जाती, कागजात हर चीज मुकम्मल होने के बावजूद भी। और जब दी नहीं जाती फिर तरह तरह के पैसे रिक्वायर किए जाते हैं और फिर नखरे भी उठाने पड़ते हैं पुलिस वालों के। तो इस हवाले से क्या कहेंगी? ऐसे इस तरह के केसेस कितने हैं फैसलाबाद में? बेशुमार रिपोर्ट होते हैं हनान। ये तो कॉलर ने जैसे हमें कॉल करके बताया है, बहुत सारे लोग राब्ता करते हैं और वाकई आपकी बड़ी बात है, बड़ी हसरत से देख रहे होते हैं, वो मेरी लूटी की मोटरसाइकिल है, वो मेरी गाड़ी है और पुलिस वाले हमारे हैंड ओवर नहीं कर रहे। अगर उस पर पुलिस से क्वेश्चन किया जाए तो वो 100 तरह की ऐसी टेक्निकल चीजें बता देते हैं कि आपको अपने सवाल पर शर्मिंदगी होती है कि यार पता नहीं मैंने गलत सवाल कर लिया या पता नहीं मैंने गलत शख्स के लिए सवाल उठा दिया। तो इस पर भी पुलिस को अपना कोई ना कोई, खासतौर पर जो आला अफसरान है उनको देखने की जरूरत है। ठीक है, ये रिपोर्ट आ जाती है उनके पास कि इस एसएचओ ने कार्रवाई की, इतनी चीजें बरामद कर ली, उनसे पूछा भी जाए कि भाई बरामद की हुई चीजें उनके हवाले भी की हैं या नहीं, कितने शहरियों के हवाले की हैं, ये कैसे मुमकिन है कि उनका मालिक ना मिले। जिसका नुकसान हुआ है उसने तो हमेशा इस उम्मीद में रहना है, उस ताक में रहना है। और खासतौर पर जो एफआईआर दर्ज होती है उस पर कॉन्टैक्ट नंबर होता है, उस पर एड्रेस होता है। मुतलका एसएचओ के लिए मुश्किल नहीं है उसका घर ढूंढ के उस तक चीज पहुंचाना। हमारे साथ जो कॉलर मौजूद थे मरीदवाला से थे रहमान, उनके लिए आप मुतलका इंतजामिया को क्या पैगाम देना चाहेंगी? मरीदवाला से जो कनेक्टेड अफसरान हैं उनको क्या कहेंगी, या किस तरह का उनको क्या तरीकाकार अपनाना चाहिए जिससे वो जाके डीपीओ को मिले या अपना मसला बयान करे और उनका मसला हल हो सके? इसका जवाब लेंगे, लेकिन नाज़रीन एक छोटी सी ब्रेक के बाद, ब्रेक का वक्त हो गया तो कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। गुफ्तगू हो रही थी और मरीदवाला से हमारे साथ एक कॉलर थे रहमान, जिनकी जान से बताया गया था कि डकैती होने वाली मोटरसाइकिल जो है वो बरामद कर ली गई है पुलिस की जांच से, लेकिन इसके बावजूद भी उनको प्रोवाइड नहीं की जा रही। तो इसी हवाले से गुफ्तगू हम फरजाना के साथ कर रहे थे कि आखिर इस तरह के मामला क्यों पेश आ रहे हैं, पुलिस कल्चर तब्दील क्यों नहीं हो रहा।
यही तो वजह है, पुलिस कल्चर तब्दील ना होने की वजह से ही सारे मामला आते हैं। आईजी की जानिब से इस्लाहात का दावा भी किया जाता है, पुलिस के आला अफसरान की जानिब से कोशिश भी की जाती है, लेकिन बदकिस्मती से जो चीजें हमारी घुट्टी में पड़ चुकी हैं उनको शिकायत कैसे ही चेंज इतनी है, करेंगे? मतलब कौन कौन सी रिजॉल्व करेंगे? वही तो बात है। जब तक फैसलाबाद का चाहिए। कौन सा थाना है जिसमें शिकायत नहीं? एग्जैक्टली। हर थाने में किसी ना किसी को शिकायत है, बिल्कुल और है। उनमें से 80 to 90% शिकायतें इस तरह की होती है कि हुकामे बाला तक पहुंचने से पहले ही उनको दबा दिया अच्छा, जाता है। हुकामे बाला से पहुंचने की बात यह है, एक तो शहरी ने खुद पहुंचानी है, दूसरा हनान हमने हेल्प करनी होती है, हमने पहुंचाना होता है। और समटाइम शिकायत इस तरह की होती है, मतलब समझ नहीं आ रही होती कि हम किस तरह से पहुंचाए। मुझे पता होता है कि ये बंदा बिल्कुल ठीक कह रहा है, ये सच कह रहा है, इसकी बात में वजन है, ये हकायक से आगाह, ये झूठ नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ इस तरह की इसमें चीजें आ जाती हैं, समझ नहीं आ रही होती कि अब हम इसको रिपोर्ट किस तरह से करें। मतलब अब जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हमें उस पर बाकायदा तौर पे कोई फोटो चाहिए होती है या कुछ इस तरह की चीजें चाहिए होती हैं, वो हमारी एसओपीज के मुताबिक नहीं आ रही होती है, लेकिन मुझे 100% कन्फर्म होता है कि ये मेरे सामने खड़ा हुआ बंदा ये विक्टिम है, 100% विक्टिम है और ये सच कह रहा है। तो उसके लिए फिर पुलिस से बात करना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब हमारे लिए मुश्किल हो रही होती है तो उस बंदे के लिए कितनी प्रॉब्लम होती होगी। कोरोना से पहले ये था कि जब आरपीओ और सीपीओ आए थे तो इनकी जानिब से बड़ा अच्छा ये काम किया गया था, खुली कचहरियां, ये हमें अपने दफातर के बाहर नजर आते थे, इनकी देखा देखी जो जितने भी इनके सबऑर्डिनेट थे, अपना एसपीज हो गए, एएसपीज, एसएचओ, फिर वो भी बैठते थे खुलेआम, क्योंकि उनको पता था कि अगर हमारे साहब बैठ रहे हैं तो हमें भी कोई माफी नहीं है। कोरोना आया, उन चीजों का भी सिलसिला चला गया। अब ये लोग जाते हैं, लाइनों में खड़े रहते हैं, वापस आ जाते हैं। कुछ किस्मती से है कि किसी एक का पुलिस के अलावा अफसरान तक एक्सेस होगी, रसाई होगी, या किसी के पास कोई सीसीटीवी उसके लिए भी बहुत सारे सोर्सेज उनको चाहिए होते हैं। मोहल्ले के चेयरमैन के पास या मुतलका एमपीए के पास जाते हैं, उनके मिन्नत समाजत करते हैं, वो भी आगे से सुने ना सुने, उनकी कोई अगर सुन लेता है देन वो किसी अफसर तक पहुंच पाते हैं। अच्छा, मंशियात बहुत बड़ी लानत है हमारे मुआशरे की, और इस लानत का शिकार बहुत सारे नौजवान नस्ल है हमारी जो हो रही है। लेकिन मसला यहां पे ये, सवाल यहां पे ये पैदा होता है कि आखिर मंशियात फरोशों को, एक तो मंशियात फरोश है जिसने पैसे लिए चीज दे दी, जड़ से इसे किस तरह से उखाड़ना है, ये सारी चीजें फैसलाबाद के अंदर आ कहां से रही हैं, पुलिस इस चीज को पता लगाने में क्यों नाकाम? बिल्कुल, जब ये सीपीओ आए हैं सुहेल चौधरी, इनके आते ही जो प्रायोरिटी पे जिन चीज़ों का क्रैकडाउन किया गया वो ये जुआ माफिया और मंशियात फरोशी थे, काफ़ी हद तक काबू भी पाया गया। ख़ास तौर पे जो जुआ माफिया है उसका काफ़ी हद तक शहर से सफाया हो गया। सिर्फ उन जगहों पे जुआ माफिया बैठा है जहाँ पे मुतलका पुलिस इन्वॉल्व है, अदरवाइज सारा जुआ माफिया भाग चुका है। आखिर ये मुतलका पुलिस जो इन्वॉल्व है, अगर इसकी अगर बात की जाए, ये तो थी मंशियात, बहुत सारे जुए के अड्डे भी हैं जो पता होने के बावजूद वहां से उठाए नहीं जा रहे। इसका भी जवाब लूंगा आपसे, लेकिन हमारे साथ एक कॉलर मौजूद है, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हनान बुखारी साहब कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। कौन सा आप बात कर रहे हैं और कहां से? डॉक्टर अब्दुल हफीज बोल रहा हूँ फैसलाबाद से। सर मेरा सवाल ये था, एक तो फरजाना साहबा से, कि जराइम की शरह जो दिन ब दिन फैसलाबाद में बढ़ती जा रही है, तो इसको कंट्रोल करने के लिए इंतजामिया ने क्या इकदाम उठाए हैं? और एक और जो है ना, मेरी समझ लो सवाल ही या तजवीज है कि जिस पुलिस स्टेशन के एरिया में कोई वारदात होती है, अगर हम उस पुलिस स्टेशन के जो सरबराह हैं एसएचओ साहबान, उनको ये जिम्मेदार ठहराया जाए कि जी आपके इलाका में ये वारदात हुई है, तो उनको टास्क दिया जाए कि आपने 24 घंटे के अंदर अंदर इन मुजरमों को पकड़ना है, तो मेरा ख्याल इससे काफी हद तक इस शरह में कमी आ सकती है। जी अब्दुल हफीज साहब, बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का, और ये बड़ी अहम गुफ्तगू आपकी जान से की गई है और बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया गया। और मुतलका एसएचओ ही इसका जिम्मेदार होता है, क्योंकि अगर सिक्योरिटी के इंतजामात उस हल्के के अंदर, उस दायरे के अंदर ठीक तरीके से अंजाम नहीं दिए जा रहे, गश्त ठीक तरीके से नहीं की जा रही, तो इसका जिम्मेदार मुतलका एसएचओ ही होता है। अब फरजाना से पूछेंगे कि अगर किसी एरिया के अंदर, जैसे थाना सदर की आप बात बता रहे थे, वहां पे डकैतियां और राजधानी की वारदातें जो हैं वो दिन ब दिन बढ़ती चली जा रही हैं, आखिरकार ये वारदातें होने के बावजूद भी वहां का एसएचओ पिछले 6 माह से अगर लगा हो या साल से लगा हो, उसे चेंज ना किया जा रहा हो, उसे अपने ओहदे से तनजली की तरफ ना लाया जा रहा हो, तो किस तरह से वहां पे मामला कम होंगे? बात का ऐसे भी तो होता है कि मुतलका एसएचओ को पता होता है कि ये कौन लोग कर रहे हैं। हनान,
कितनों के ओहदों की तनजली करेंगे, कितनों को बर्खास्त करेंगे, कितनों को मुअत्तल करेंगे। जैसे अभी इन्होंने सवाल किया कि एसएचओ को कहा जाए, टास्क दिया जाए कि 24 घंटे में मुलजम पकड़े। एसएचओ ने सिर्फ उस एक डिकेटी के पीछे तो नहीं रहना ना, कितने वाकयात, कितने मामलात होते हैं। अभी हम थाना सदर की ही बात करें तो थाना सदर कोई छोटा नहीं है, कहां से शुरू होता है, जनावाला रोड से, और वो बैक साइड सारे नवाही इलाकों से शुरू होते हुए एयरपोर्ट से आगे तक जाता है। अगर एसएचओ एक डिकेटी के पीछे लगा रहेगा, लड़ाई झगड़े, फायरिंग, कत्ल, मनशियात फरोशी, जुआबाजी, रेड्स, इन सब चीजों के लिए वो क्राइम मीटिंग में अपने अफसरान को जवाबदेह है। एक एसएचओ जो रात 2 बजे गश्त से वापस अपने घर जा रहा है, सुबह 8 बजे आके उसने वायरलेस पे बताना है कि मैं ड्यूटी पर हूं, तो अफसरान को ये देखना चाहिए। अच्छा, अब कुछ जैसे फरजाना इस तरह के भी तो मामलात होते हैं कि पुलिस को पता होता है कि डकैती करने वाले कौन है। जैसे मैं अपने मेरे आप बीती बता देता हूं आपको, हमारे मोहल्ले के अंदर हर जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, तो वहां पे कुछ डकैतों का ग्रोह था जो कि मुतहरक हुआ था। उन्होंने क्या किया कि जब भी पुलिस रात के वक्त वहां से गुजरती थी तो जो मुलाजमीन फैक्ट्री में काम करने वाले थे, बाहर अगर बैठे होते तो उनको कहते थे यहां पे ना बैठा करें, डकैतियां हो रही हैं। 2-3 दिन उन्होंने कहा, चौथे दिन वहां पे तरीका वारदात ये था कि 2 बाइक पे मोटरसाइकिल सवार आए, उन्होंने जहां पे कैमरे लगे थे वहां से सेफ डिस्टेंस पे जाके, जहां के उनको पता हो कि मेरी शक्ल या बाइक का नंबर अब नहीं आ रहा, वहां पे खड़े होकर उन्होंने एक मुलाजिम को आवाज मारी कि बात सुनिएगा, पता पूछने के हवाले से। वो मुलाजिम जब पास गया तो उससे बंदूक दिखा के उन्होंने पैसे भी लूट लिए, मोबाइल भी ले लिया। तो अगर उनको पता था ग्रोह मुतहरक है, अगर उनको पता था कि यहां पे वारदात हो सकती है, अगर उनको ये सब कुछ पता था तो डकैत का किस तरह नहीं पता था, उनको किस तरह नहीं पकड़े? डकैत का भी पता होता है हनान। यहाँ पे मैं ये कहूंगी कि पुलिस को हम जितना भी लताड़ लें, जितना भी कर लें, वहीं पर हमें अपनी जिम्मेदारियों समझने की भी जरूरत है। मुझे पता है चोर डकैत ग्रोह सरगर्म है, मैं बाइक अपने घर के बाहर क्यों खड़ी करूं? मैं उसको घर के अंदर क्यों नहीं लगा के जाऊंगी? अगर वो घर के बाहर से चोरी हो जाती है और मैं कहूंगी कि नहीं, पुलिस एक दफा गुजरेगी, वो देखेगी कि घर का दरवाजा खुला है, रात के 2 बजे बाहर गाड़ी खड़ी है या मोटरसाइकिल खड़ी है, तो वो बाउंड है कि वो मेरा डोर नॉक करें या बेल दें या मुझे कहें कि बीबी अपना दरवाजा बंद करो या अपनी गाड़ी को लॉक लगाओ या इसको घर के गैराज के अंदर लगाओ। मैं फिर उसके बाद कहूं कि नहीं, ये पुलिस की नेग्लिजेंस से हुआ है। ठीक है, पुलिस की गफलत थी, पुलिस को पता होगा चोरों डकैतों का, मैंने पुलिस को मौका ही क्यों दिया? मैंने चोर डाकुओं को मौका ही क्यों दिया? लेकिन फरजाना, अगर हमने ही मौका नहीं देना, हमने ही करना, तो फिर पुलिस का तो कोई फायदा नहीं। पुलिस का बिल्कुल कोई फायदा नहीं है, लेकिन बहुत सारी जगहों पे हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने की जरूरत है, जिससे हम आंखें नहीं चुरा सकते। पुलिस को हम कहेंगे, लताड़ लेंगे, इनके खिलाफ बोल लेंगे, सारा कुछ कर लेंगे, इनके खिलाफ एक्शन भी हो जाएंगे, लेकिन उससे हमारा नुकसान फिर भी पूरा नहीं होगा। तो क्या ये बेहतर नहीं है कि हम वो नौबत ही ना आने दें? अगर कोई आके डकैती करता है, आपको घर बैठे लूट कर ले जाता है, तो वो 100% पुलिस की नेग्लिजेंसी है। असला कहां से आ गया, डाकू कहां से आ गया? लेकिन अगर अब मैं कोई अच्छा, नाके भी इतने ज्यादा लगाए जाते हैं और चेकिंग भी लोगों की जाती है, इसके बावजूद जो डकैत होते हैं वो असला कैरी, मतलब पिस्टल कैरी करने की बजाय बंदूकें लेके जा रहे हैं। तो ये अक्ल से बाहर की बातें हैं जनाब। बिल्कुल ऐसे ही अक्ल की बाहर की हैं, चेक भी कर रहे होते हैं या और तो इस कदर ना डरेंगे तो निडर हैं। वही तो मैं कह रही हूँ कि उनकी इस कदर वो बेबाक हो गए हैं, उनकी दलेरी इस कदर आ गई है, ना तो पुलिस मुकाबलों का उनको कोई खौफ रहा है, ना उनको कानून नाफिज करने वाले अदारों का खौफ रहा है। ये समझ से बाहर है कि शहर में ये डकैत ग्रोह आया कहां से है, इनके मकासद कहां से, और 100% ये है कि ये ट्रेनिंग याफ्ता, तरबियत याफ्ता है, क्योंकि इतनी जदीद गन्स तो आपको पकड़नी नहीं आती, संभालनी नहीं आती, और कहाँ आप उनको बकायदा उनके मैगजीन्स, उनके बैग लेके आप साथ निकले हैं। तो 100% ये तरबियत याफ्ता है। इनकी तरबियत कहाँ से आती है, इनका बैकग्राउंड क्या है, इस चीज पे भी पुलिस को वर्क करने की जरूरत है। अब तक कितने डकैत या चोर पकड़े जा चुके हैं? डकैत और चोरों की अगर हम बात करें तो वो बेशुमार है। पुलिस पकड़ती है, डेली कार्रवाइयां आती हैं, इनका जो पुलिस का पीआरओ ग्रुप्स है उसमें भी इनकी कार्रवाई आती है कि डकैती और चोरी के इतने मुकदमा दर्ज, इतने गिरफ्तार कर लिए। गिरफ्तार तो हो जाते हैं, लेकिन इससे ज्यादा अच्छा, हाफ फ्राई की वजह से बड़ा मामलात अच्छे हो गए थे हमारे शहर के। बिल्कुल अच्छे हो गए थे, अच्छे भी हैं, लेकिन अब ये बैठे बैठे कि महीने 1.5 महीने से ये कोई हाउस रॉबरी का नया सिस्टम शुरू हो गया है। अदरवाइज चोर डाकू काफी ज्यादा डर गए थे, और बहुत ज्यादा अगर किसी ने कोई ऐसा मतलब कोई फायरिंग कर दी है या कोई बहुत बड़ा ऐसा ऑफेंस कर दिया है चोरी और डकैती सेट के, तो भी वो डरता पुलिस के सामने पेश नहीं होता था कि कहीं मैं हाफ फ्राई ना कर दिया जाऊं। इस हद तक पुलिस का खौफ आ गया था। फ्राई भी किए गए हैं, हाफ फ्राई के साथ साथ। लेकिन ये जो पिछले महीने 1.5 महीने से एक नई हवा चल पड़ी है ना हाउस रॉबरी की, ये समझ से बाहर है कि इनको किसी का खौफ ही नहीं। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि हमारे सीपीओ साहब जो सुहेल साहब है, बड़े कॉम्पिटेंट ऑफिसर हैं और इस चीज को बड़े
कह सकते हैं कि गौर के साथ लेंगे और जो मुतलका थाने हैं उनके अंदर सिस्टम को बेहतर करेंगे ताकि ये चोरी डकैती के मामला हैं इनको बेहतर हो सके। मंशियात के हवाले से भी आप कुछ कहेंगे कि किस तरह से कोई मंशियात के हवाले से कोई गैंग पकड़ा गया हो या कोई सरगना पकड़ा गया हो जो कि फैसलाबाद शहर के अंदर चीजों को पेनिट्रेट करता है, क्योंकि किसी ना किसी तरह से किसी ना किसी चीज के अंदर इसे लाया जाता होगा, देन इलाकों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता होगा। बिल्कुल ऐसे ही होता है। मंशियात फरोश पकड़े गए हैं, उनके सरगना पकड़े गए हैं। सबसे ज्यादा जो इस वक्त चीज जो तबाह कर रही है वो नौजवान नस्ल को आइस का नशा है। यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में ये भी इंकशाफात कुछ हुए थे कि यूनिवर्सिटीज के अंदर लड़कियां इस नशे के अंदर बड़ा बिल्कुल पेनिट्रेट कर रहा है लड़कियों के अंदर, और हॉस्टल्स के अंदर आइस का नशा जो है वो लड़कियां बहुत ज्यादा करती हैं। अब इसके ऊपर भी ये सवालिया निशान है कि ये यूनिवर्सिटीज के अंदर किस तरह से पहुंचा और इनको पहुंचाने वाला जो ग्रोह है वो कौन है? अब यहाँ पे सवाल आ गया ना, पुलिस से हट के इंतजामिया पे, यूनिवर्सिटी इंतजामिया पे, पेरेंट्स पे। उनको नहीं पता उनके बच्चे क्या कर रहे हैं। बच्चा घर आ रहा है तो उसकी कंडीशन क्या है, वो नॉर्मल नहीं है, साफ देख के पता लग जाता है कि हमारा बच्चा नॉर्मल कंडीशन में नहीं है। उनकी जो पॉकेट मनी है कहाँ जा रहा है बच्चा, या बच्चे अगर रात भर घर नहीं आए, वो कह रहे हैं कि फ्रेंड की तरफ से असाइनमेंट बना रहे थे या किसी पार्टी में थे, तो वो पार्टी किस नौयत की थी, उनको घर से बाहर रहने की, रात को तो छोड़े दिन में भी अगर कोई बच्चा या बच्ची मुसलसल 5 से 6 घंटे गायब है तो वो कहाँ पर है। अब यहाँ पर तो अब हम कहें कि ये पुलिस, लेकिन फरजाना हमारा जो आजकल का दौर चल रहा है उसमें बाहर रहना मजबूरी भी है, रहना भी पड़ता है, कई दिनों रहना पड़ता है बाहर। बात ये आती है कि हमें अपने आप पे भी कंट्रोल करना चाहिए। अगर आप खुद ठीक हैं तो आपको ना तो बच्चे पे नजर रखने की जरूरत है, क्योंकि नजर जितनी मर्जी रख लें, अगर उसने गलत करना है तो कर ही लेना है। तो इसके लिए हमें अपने आप को दुरुस्त करने की जरूरत है, अपनी जो विल पावर है उसे स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, यही बच्चों को समझाने की जरूरत है। हम जो है इस मामले को बेहतर अंदाज में हल कर सकते हैं। तो फरजाना बहुत शुक्रिया आपका, आज के शो के अंदर आई और बहुत सारे मसाइल थे जिनको उजागर किया गया। तो नाज़रीन इसी के साथ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। के बाद खुशामदीद। खुशखबरी है एक फैसलाबाद के जितने भी आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं, उनके लिए और इसके साथ साथ मूवी लवर्स के लिए पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से जो तजवीज़ जो है वो भिजवा दी गई है कि 14 अगस्त से थिएटर्स जो हैं फैसलाबाद भर के वो खोले जा सकते हैं। पंजाब भर के थिएटर्स की बात की जाए तो सिनेमास को भी खोला जा सकता है। इसलिए एक खुशी की लहर है जो कि हमारे शहर के फनकारों की जानिब से देखने को में आ रही है। अगर फैसलाबाद शहर की अगर खास तौर पे बात की जाए, तकरीबन 150 से ज्यादा आर्टिस्ट थे जो कि बेरोजगार हो चुके थे। ये तो बात थी फैसलाबाद के अंदर 5 थिएटर्स की। ये वो आर्टिस्ट थे जो कि फनकार स्टेज के ऊपर परफॉर्म करते थे जो बेरोजगार हो चुके थे। इसके बैक एंड पे कितना अमला था, तकरीबन 500 के करीब टोटल ये लोग थे जो कि बेरोजगार थे, और 500 अफराद की ये वो बात कर रहा हूं जो कि अपने घर के वाहद खुद कफील थे और घर का सिस्टम अपना चलाते थे। अगर 500 अफराद बेरोजगार हुए तो इसका मतलब ये था कि 500 घरों का चूल्हा, 500 खानदानों का चूल्हा जो है वो ठंडा हो चुका था। तो अब उनके लिए खुशखबरी है। इसलिए इसके साथ साथ अगर सिनेमा घरों की बात की जाए तो एक सिनेमा के अंदर तकरीबन 25 से 30 लोगों का स्टाफ होता है जो कि काम कर रहा होता है, वर्किंग कर रहा होता है। और जितने सिनेमा घर थे फैसलाबाद के अंदर, उनके तमाम के तमाम लोग जो हैं वो घरों में बैठे थे, तनख्वाहें उनको नहीं दी जा रही थी क्योंकि सिस्टम मुकम्मल तौर पे ठप हो चुका था। कोई एसओपीज भी मुतारफ इनके लिए नहीं करवाए गए कि जिस तरह से बाजारों को खोला गया उस तरह से इनको भी खोल दिया जाए। लेकिन अब जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से एक अच्छा इशारा है हमारी फैशन इंडस्ट्री के लिए, जो फिल्म इंडस्ट्री है उनके लिए, थिएटर इंडस्ट्री है उनके लिए। तो फनकारों की जानिब से बहुत सारे एहतजाज भी किए गए थे और बहुत सारे फनकारों की जानिब से अल्टरनेट बिजनेस भी शुरू कर लिए गए थे। कोई दिहाड़ी लगा रहा था, कोई मालचिया बन चुका था, कोई चाय की दुकान पे काम कर रहा था। तो सब ने कोई ना कोई मुतबादल रोजगार तलाश कर लिया था, लेकिन उसकी वजह से खुश नहीं नजर आ रहे थे। एक पैशन होता है ना अंदर कि जो शख्स को जो काम पसंद है उसको मुआवजा कम भी मिले तो उसे करके उसे खुशी महसूस होती है। वो खुशियां जो थी उनसे छीन ली गई थी, अब वो खुशियां लुटाई जा रही हैं 14 अगस्त पे। तो जो फैसलाबाद के फनकार है उनका कहना था, एक तो थिएटर्स खोलने की इजाजत जब दी जा रही है और इतने अच्छे दिन पे दी जा रही है, ये सोने पे सुहागा होगा। 14 अगस्त एक भरपूर इवेंट होता है और इस इवेंट पे बहुत सारे लोग होंगे जो कि अपनी खुशी के लिए और माहौल को गरमाने के लिए फैसलाबाद के सिनेमा घरों का और थिएटर्स का रुख करेंगे। लेकिन सिनेमा घरों के लिए एक प्रॉब्लम यहां पे आ रही है। वो प्रॉब्लम क्या है? थिएटर्स वालों के लिए तो ड्रामा तैयार किया जाता है, आर्टिस्ट स्टेज पे जाता है, परफॉर्म कर देता है,
एग्जीक्यूट कर देता है और लोगों को हंसा देता है। लेकिन यहां पे सिनेमा इंडस्ट्री के लिए थोड़ी सी बुरी खबर यह है कि सिनेमा इंडस्ट्री खोली तो जाएगी, लेकिन उनका कहना है कि नई मूवीज नहीं आ रही। अब नई मूवीज किस तरह से आएंगी? पिछले तकरीबन 6 माह से या 5 माह से खास तौर पे कोरोना की वजह से बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो इंडस्ट्री में चल रहे थे कोरोना की वजह से ठप हो गए थे, और ठप होने की वजह से जो मूवीज तैयार की जा रही थी उनको बीच राह ही छोड़ दिया गया। बहुत सारी मूवीज जो रिलीज होनी थी उनको तो 1-2 हफ्तों के लिए लगा दिया जाएगा, लेकिन उसके बाद मुकम्मल सिस्टम जो कि हर हफ्ते नई मूवी आती थी उसको किस तरह से चलाया जाएगा। तो ये वो आफ्टर इफेक्ट्स हैं जो कि कोरोना वायरस की वजह से हमारी इंडस्ट्री को देखने पड़ेंगे। अब इसके साथ किस तरह से जूझा जाएगा, इसको किस तरह से टैकल किया जाएगा इस मसले को, अब ये तो वक्त के साथ साथ ही पता चलेगा। तो मौजूदा सूरत पे गुफ्तगू करने के लिए और सिंगिंग के हवाले से, मॉडलिंग के हवाले से गुफ्तगू करने के लिए आज हमने बड़े खास मेहमान हैं जिनको दावत दे रखी है। हमारे साथ राना बॉबी मौजूद हैं जो कि मारूफ सिंगर हैं, आरजे भी हैं और होस्टिंग भी करते हैं। तो वेलकम करते हैं जी आपको शो के अंदर। उनके साथ साथ एक बहुत खूबसूरत मॉडल है हमारे साथ आयशा मौजूद है। तो आयशा आपको भी वेलकम करते हैं शो के अंदर। तो सबसे पहले मैं चाहूंगा बॉबी की तरफ चलूं, उनसे गुफ्तगू करते हैं। बॉबी, जहां पे एक्टिंग का काम स्टॉप हो गया, सिंगर्स देखने में ये आया कि बहुत सारी वीडियोस भी शूट करते रहे और सिंगिंग भी करते रहे, नए गाने बहुत रिलीज किए, क्योंकि ये ऐसा काम होता था इसमें ज्यादातर आपको लोगों के साथ इन टच नहीं होना पड़ता था, लोगों के साथ ज्यादा से ज्यादा एक्सपोजर नहीं होता था। इस वजह से अकेले रूम में बैठ के या स्टूडियो में बैठ के कोई जहन में आमद हुई है उसे लिख लिया गया और बाद में कंपोजिशन करके गा दिया जाता था। तो आपका भी नया गाना अभी आया है और बड़ा सोशल मीडिया पे वायरल भी हो रहा है, वो सुनेगी भी आपसे। लेकिन ये बताइएगा, गाने ज्यादा आ रहे हैं, एक्टिंग कम होती चली जा रही है, क्यों? हनान, रीजन पता क्या है? रीजन ये ऑफ कोर्स पब्लिक इवेंट्स जैसे कि बंद हैं, तो ये एक बड़ा अच्छा एक मौका रहा है। मैं 2 तरह से बात करूंगा। कोरोना ने जिस तरह से लोगों को बहुत ज्यादा डिस्टर्ब किया है वन साइड पे, तो दूसरी साइड पर एक किसी भी क्रिएटिव आर्टिस्ट के लिए उसने अपॉर्चुनिटी भी दी है। ठीक है कि आप लिमिटेड सोर्सेज में रहते हुए, आप एक बॉक्स के अंदर रहते हुए अपने अंदर से कितना मैक्सिमम एबिलिटी निकाल सकते हैं, वट एवर द कॉन्टेंट इज, वो चाहे म्यूजिक है, वो चाहे शायरी है, वो चाहे फिल्मबदी बात करना है, वो करंट अफेयर्स पे बात करना है, वो चाहे खाने बनाना है, ठीक है, वो चाहे कुछ भी करना है। अच्छा, यानी आपने घर पे रह के खाने बनाए? भाई सब किया, सीरियसली सब किया। बट मकसद कहने का यह है कि इस कोरोना में 5 महीने के अंदर, जो कि स्टिल सिचुएशन सेम है, तो इसमें बहुत कुछ नया करने को मिला लोगों को। जिसके अंदर कुछ था वो डेफिनेटली आपने उसको सोशल मीडिया पे देखा। दैट वाज द ओनली प्लेस जहां पर आप अपनी कोई भी कंटेंट को इजीली स्प्रेड कर सकते हैं, उसको आप अपलोड कर सकते हैं, लोगों को दिखा सकते हैं। लेकिन जहां पे म्यूजिक की बात की जाए तो अब तो एक नई जिद्दत आ गई, वर्चुअल कॉन्सर्ट का कॉन्सेप्ट भी आ गया। वो भी मैं आपको बताता हूं किस तरह से इन हालात में वर्चुअल कॉन्सर्ट को डिजाइन किया गया है। अब सीजन्स का बड़ा सीन रहा। आसिम अजहर हैं और इस तरह के बहुत सारे सिंगर्स हैं, उन्होंने वर्चुअल जो कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज हैं उन्होंने ऑर्गेनाइज किए हैं। मतलब अगर कोई शख्स हॉल के अंदर नहीं जा सकता, वहां पे जहां पे स्टेज लगा हो नहीं जा सकता, जहां पे ग्राउंड के अंदर बड़ा कॉन्सर्ट अरेंज किया जाता है, वहां पे अब कोरोना की वजह से नहीं जा सकता, तो अब ऑनलाइन कॉन्सर्ट जो है वो स्टार्ट हो गए। लेकिन यकीन जानिए, ये भी मजा है अपना इस चीज का, लेकिन ज्यादा मजा वही है कि लाइव स्ट्रीमिंग आप करें, लाइव देखें और वो तो एंजॉय करें, वहां पे चड्डी बड्डीज हो और उनके साथ हल्ला गुल्ला और शोर शराबा किया जाए। बहुत सारे यहाँ पे फेस्ट भी हुए थे, जिसके अंदर कोक फेस्ट था, स्टैमिना फेस्ट था और कह सकते हैं कि धमाकेदार एंट्रीज हुई सिंगर्स की, बड़ा एंजॉय किया और एक ट्रेंड सेट होता चला जा रहा था फैसलाबाद के अंदर। लेकिन वो ट्रेंड सेट होने का 1 ही साल गुजरा था अभी के साथ ही कोरोना वायरस आ गया। ये तो कुदरतन एक आफत आई है ऑफ कोर्स, और इंशाल्लाह ये दुआएं हैं हमारी कि परवरदिगार ये हालात आहिस्ता आहिस्ता कोरोना की तरफ से हम इजी हो जाएं। काफी हद तक अब कंट्रोल हो भी गया है, तो अभी अब आगे आने वाले 6 महीने भी कुछ नहीं होने वाला। तो इन 6 महीनों में यू कैन इनहेंस योर एबिलिटी। आपने जो भी करना है इन टर्म ऑफ म्यूजिक भी अगर आपने करना है तो आप जरूर करें। मैंने भी यही किया कि चलो व्हाई नॉट जस्ट मेक अ सीजन। हम कुछ दोस्तों ने प्लान किया कि कोरोना में अगर हम बाहर नहीं जा सकते, वो लोग जैसे कि आपने अभी डेली वेजेस की बात की, जैसे कि स्टेज आर्टिस्ट काफी उनका एहतजाज भी चलता रहा। एंड थैंक गॉड कि मैंने ये अभी न्यूज से फैसलाबाद के अंत तक सुनी है, मैंने किसी और शहर में नहीं सुनी कि किसी और शहर में ये जो छोटे आर्टिस्ट थे इनको अकोमोडेट किया जा रहा है या इनके लिए कुछ ना कुछ पॉजिटिव सोचा गया है। तो ये बहुत अच्छी खुशाइन बात है फैसलाबाद के जितने भी जूनियर आर्टिस्ट थे, खासकर स्टेज आर्टिस्ट, उनके लिए। तो हमने भी इसी तरीके से, जो हमारे आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर होता है, स्पॉट मैन होता है, या छोटे मोटे रेंजर्स होते हैं, फ्लूट प्लेयर्स होते हैं, या वो जो सेशनिस्ट होते हैं,
ठीक है, जिनका काम इसे सेशन करना होता है और वो उनके डेली वेजेस की तरह ही काम होता है। बिल्कुल। हमने इस अपने सीजन में ऐसे ही छोटे आर्टिस्ट लोगों को ऐड किया कि व्हाई नॉट कि हम छोटे आर्टिस्ट ऐड करें अपने साथ जो बेचारे बहुत मजबूर हैं। अब देखें और उनके अंदर के हुनर को बाहर निकाला जाए, लोगों को ठीक है। दिखाया जाए कि हमारे शहर के अंदर टैलेंट बहुत ज्यादा है। आयशा भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी गुफ्तगू करते हैं। आयशा, चेहरे पे स्माइल तो है आपके, मुझे यूं लग रहा है कि आपका काम बंद नहीं हुआ, लेकिन बहुत सारी मॉडल्स यहाँ पे जो आई थी उनसे जब बात की तो वो काफी परेशान थी। उनका कहना था कि शूट्स बंद हो चुके हैं और काम मुकम्मल तौर पे ठप हो चुका है, इंडस्ट्री के अंदर अब कोई जगह नहीं रही जहाँ पे जाके काम किया जा सके। आप क्या कहेंगी, कितना मुतासर हुआ आपका काम से? मैंने 1 साल काम नहीं किया था, मतलब मेरे बीच में एग्जाम्स भी चलते रहे, मैंने फिर खत्म कर दिया था। अच्छा, शूट्स वगैरह कोई थे कोरोना के दिनों में जो कि आपके कैंसिल हुए हों? मुझे आते थे लेकिन मेरे एग्जाम्स भी चल रहे थे तो मैं उस वजह से कैंसिल कर दिया करती अच्छा, थी। ये बड़ा होता है ना अमल दखल के, जो हमारी मॉडल्स होती हैं उनकी एज अभी ज्यादा नहीं होती, तो साथ साथ पढ़ाई भी चल रही होती है, मॉडलिंग भी चल रही होती है, दोनों चीजों को साथ लेके चलना होता है। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं इन दोनों चीजों को, पढ़ाई को भी और मॉडलिंग को भी? जिस दिन शूट होता है उस दिन छुट्टी कर लेते हैं। जिस दिन शूट होता है उस दिन छुट्टी कर ली जाती है। और लेकिन पढ़ाई भी तो लाजमी है, लेकिन प्रोफेशन है, प्रोफेशन तो वही होता है जो आपको अच्छा लगे। तो अगर आपको मॉडलिंग अच्छी लगती है तो आप डॉक्टर भी बन जाएं तो मॉडल ही रहेंगी, क्योंकि आपका दिल ज्यादा उस फील्ड की तरफ जाने को करता है। तो आप क्या कहेंगी हमारे फैसलाबाद के टैलेंट के हवाले से, हमें बताइएगा। बहुत सारी मॉडल्स हैं जो कि यहाँ से निकल रही हैं और बड़ा नाम अपना बना रही हैं। आपकी जो थिंकिंग है वो क्या है कि आगे जाके कहाँ पे काम करना चाहती हैं आप? मुझे जैसे जैसे काम मिलता जाएगा मैं करती जाऊंगी, लेकिन अभी फिलहाल पढ़ाई की तरफ ज्यादा है। लेकिन हाँ, फोकस पढ़ाई की तरफ भी है, इसकी तरफ कम है, मतलब जब आता है मैं कर लेती हूँ, ज्यादा नहीं मतलब। अच्छा, क्या फ्यूचर में प्लानिंग है, अगर बड़े किसी डिजाइनर के साथ काम करने को मिलता है, दीपक परवानी हैं, HSY हैं, किनके साथ आप जाना चाहेंगे? HSY का नाम सुना काफी। अच्छा, लड़कियां HSY पे बड़ा मरती हैं, उनके डिजाइन जो हैं वो बड़े जबरदस्त होते हैं, यूनिक होते हैं, और खासकर मॉडल्स जो हैं उनकी कोशिश होती है कि HSY के जो ड्रेसेस हैं उनको पहन के रैंप पे वॉक की जाए। और ब्राइडल कॉचिया वीक जो लाहौर के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है उसके अंदर भी बहुत सारी मॉडल्स अपनी किस्मत आजमाई भी करती हैं, वहाँ पे जाके ऑडिशंस भी देती हैं, बहुत सारी सिलेक्ट हो जाती हैं, बहुत सारी रह जाती हैं। आप क्या समझती हैं कि मॉडलिंग के अंदर अपने आप को फिट रखना, फिजिकली फिट रखना कितना जरूरी है? उसके लिए क्या इस्तेमाल करती हैं आप, डाइट कैसी लेती हैं ताकि ज्यादा मोटी ना हो? क्योंकि मोटी लड़कियां जो होती हैं वो ज्यादातर चल नहीं पाती मॉडलिंग में, तो जंक फूड खाने से भी इंसान मोटा हो जाता है। तो मॉडल जो होती हैं वो अपनी सेहत को लेकर बड़ा कॉन्शियस होती हैं। मैं डाइट नहीं करती। आप बिल्कुल डाइट नहीं करते? तो अभी मुझे लग नहीं रहा आप मोटे हैं, तो अपनी फिजिक को मेंटेन किस तरह से करते हैं आप? मैं सब कुछ खाती हूँ। वॉक शॉक करते हैं आप? यानी ये जेनेटिक चेंजेस है जी, मतलब जेनेटिक्स कुछ इस तरह की है, कुछ लड़कियों की होती हैं कि वो जितना मर्जी खा लें जनाब मोटी नहीं होती। तो मेरा ख्याल आपकी जेनेटिक्स भी कुछ ऐसी हैं। मम्मा पापा तो कहते होंगे ना आपको कि कुछ खाएं, थोड़ा मोटा हो जाए, जरा बच्चा होता है थोड़ा मोटा हो ना, सेहतमंद हो तो खूबसूरत लगता है, तो उनकी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं आती? वो तो कहते हैं खाओ, लेकिन मुझे नहीं लगता तो मैं क्या करूं। अच्छा, ज्यादा क्या खाते हैं, ज्यादा पसंद क्या है आप? पिज्जा शवारमा। पिज्जा शवारमा, यानी जंक फूड ज्यादा आप खाती हैं। हाँ। इसके बावजूद आप मोटी नहीं हो रही, एक्सरसाइज भी नहीं करती? नहीं, एक्सरसाइज ये तो कह लें बॉबी, ये तो अल्लाह ताला की वो एक कहावत बड़ी जबरदस्त पंजाबी की है, कहते हैं ना मुंह चुई ते टिड खुई। ठीक है, ये आयशा देख लें आप बॉबी आपको क्या कह रहे हैं, ये इनडायरेक्टली आप पे टारगेट किया जा रहा है इस चीज को। मेरा मकसद जो है वो बात करने का यही है कि मोस्टली लोग खाते बहुत ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे लगता नहीं उनको, बिल्कुल लगता नहीं है। और यहाँ पे मुंह चुई टिडखुई का मतलब ये नहीं है कि आप खूबसूरत नहीं है, उनका कहने का मतलब मुंह छोटा होता है, जिसामत छोटी होती है, लेकिन इंसान खाना ज्यादा खाता है, इसके बावजूद उसे लगता नहीं। मेटाबॉलिज्म कोई लोगों का बड़ा फास्ट इसमें देखें आपकी रूटीन बहुत मैटर करती है हनान, उसके साथ साथ आपका प्लान क्या है डेली बेसिस का, कि आपने खाना कब खाना है, आपने अपना वर्कआउट कब करना है, आपने अपने बाकी काम कब करने हैं। हमारे यहाँ तो ये कॉन्सेप्ट बहुत कम है, ठीक है, हम तो जब दिल किया सो लिया, जब दिल किया खा लिया। तो जब रूटीन ही डिफरेंट रहती है तो आप ना कभी प्रॉपर फिट रहते हैं, ठीक है, ना ही आपकी प्रॉपर जो आप मेंटेनेंस चाह रहे होते हैं अपनी बॉडी की, ना आपको नजर आती है। लेकिन आर्टिस्ट हमारी तो वो रात होती है और रात दिन होता है। बिल्कुल, आर्टिस्ट और खास तौर पे जो फनकार साहबान हैं, जिनके साथ थिएटर के अंदर भी मैं काफ़ी इंटरव्यूज़ और शोज़ वगैरह करता रहा हूँ, मैंने ये नोट किया है कि उठते रात को, सुबह को, अगले दिन शाम को 4 बजे
और रात को सोते हैं अगली सुबह को 6 बजे, 6-7 बजे, 8 बजे, जब हाँ 6-7-8 बजे दिन पूरा सोना होता है, रात जागते हैं। ऐसे ही। आखिर इसके पीछे मिथ क्या है? मिथ एक नेचुरल आमद की जो बात है ना, ठीक है, वो ऑफ कोर्स आप जितनी अपनी मर्जी से अपनी लाइफ को लेके चलते हैं वो उतना ही इजीली आप पे उतरती है। अगर आपने फिल्मबदी कोई बात करनी है, आपने कोई कंपोजिशन बनानी है, वट एवर योर प्रोफेशन इज, तो उसके लिए यू हैव टू बी वेरी इजी। घर की कोई टेंशन ना हो, घर के मामलात की कोई टेंशन ना हो, अपनी मर्जी से सोएं, अपनी मर्जी से उठें, तब आपका जितना दिमाग रिलैक्स रहेगा उतना अच्छा आप अपने काम पे फोकस कर पाएंगे। ये मुझे लगता है। फनकारों को मैंने ऑब्जर्व किया है, मैंने ये देखा है कि वो दिन को इसलिए नहीं उठते, एक तो रात को उनका काम होता है और काम के साथ साथ उनको शोर शराबा, ठीक है, और रोड पे जो होता है शोरोगुल वो पसंद नहीं। बारीक लोग होते हैं ना तो उनको होता है कि हमारी कम्युनिटी जो हमारे साथ बैठी है वो हमारी बातों को समझने वाली हो। ऐसा ही है। मजाक को एंजॉय करना चाहिए लेकिन समझ के, सेंस ऑफ ह्यूमर जहां उनका तेज होता है, उनको वो एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं सुनने वाला भी वैसा, हाँ, जिसको हम बात सुना रहे हैं उसको समझ भी आए, बिला वजह ना हंस रहा हो। ऐसे ही। तो यही शायद वजह होती है कि रातों को उठते हैं और महफिलें जब जमती हैं वहां पे कुछ इस तरह के लोग नहीं होते जो कि यूजुअल रूटीन वाले हों, तो उनको फिर उस तरह की महफिल को वो एंजॉय भी करते हैं। जाहिर है आपको, जैसे आप खुद हैं, जब आप की कम्युनिटी से मिलते हैं लोग, आपके साथ अटैच हो, तो आप जब बात से बात जब निकलती है तो अच्छी सुनने में भी मिलती है, तो वो तभी जो है वो वक्त आपका बड़ा बेहतरीन निकलता है जब आप बात करते हैं और जवाब में आपको वैसा ही जो आपने एक्सपेक्ट किया होता है आपकी बात की पहुंच का। क्योंकि मार्फत बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंटेलेक्चुअल होना बहुत इंपॉर्टेंट है, सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत इंपॉर्टेंट है। और फैसलाबाद की तो खैर बात कर, इसका तो जिक्र भी नहीं बनता। वर्ल्ड वाइड फैसलाबाद जो है ह्यूमर के हवाले से, ठीक है, वो इतना स्ट्रांग माना जाता है कि पूरी दुनिया में फैसलाबाद की ह्यूमर की मिसालें दी जाती है। वो खा कॉमेडी हो, वो खा किसी और इंटेलेक्चुअल शोबे से ताल्लुक रखने वाली कोई भी चीज। आयशा, आप क्या कहेंगी, आपको सिंगर कौन सा अच्छा लगता है? सिंगर मुझे कोई भी नहीं। कोई भी नहीं सिंगर? मतलब गाने अच्छे नहीं लगते आपको? सॉन्ग अच्छे लगते हैं, मतलब जो भी अच्छा लगे बस। आतिफ असलम का कोई गाना अच्छा लगता हो, राहत फतेह अली खान साहब का कोई गाना अच्छा लगता हो, सज्जाद का कोई गाना अच्छा लगता हो, लेकिन आप एक तरफ कह रही हैं गाना अच्छा लगता है, दूसरी नहीं, मतलब इंडियन की बात कर रही हूँ ना, इंडियन जैसे अरिजीत सिंह है, उसके सॉन्ग्स मुझे अच्छे लगते हैं। ठीक है जी, मतलब अपनी अपनी पसंद होती है जी। बिल्कुल। और अरिजीत सिंह के गाने बड़े अच्छे आपको लगते हैं, सुनना चाहूंगा आपसे, लेकिन खास तौर पे जो है हमारे पाकिस्तानी सिंगर्स किसी से कम नहीं है। मेरा ख्याल है उस्ताद राहत फतेह अली खान साहब की अगर खास तौर पे बात की जाए, वो दुनिया भर के अंदर जहां भी चले जाएं, चाहे वो कोई भी मुल्क है, कोई भी कंट्री है, जब वो सुरों और धुनों की फिजा जो है वो बिखेरते हैं, कोई उनको समझ ना भी पा रहा हो लेकिन उनकी गायकी को भरपूर तरीके से एंजॉय जरूर करता है। तो बॉबी, आप क्या कहेंगे इस सवाल? सर मैं तो, वो तो हमारे लेजेंड है, लेजेंड्स हैं और हमारे उस्तादों के भी उस्ताद हैं, ठीक है। खान साहब नुसरत अली खान साहब, राहत फतेह अली खान साहब, ठीक है, ये दो वो वाहिद नेम है जो फैसलाबाद को वर्ल्ड वाइड प्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और आप बिल्कुल सही कहेंगे, जिस गाने में पाकिस्तानी आर्टिस्ट का, जिस मूवी में पाकिस्तानी आर्टिस्ट का गाना होता है, खा वो बॉलीवुड की मूवी, वो मूवी हिट होती है। ये एक नेचुरल बात है, इंडियंस को इस बात का पता है, बॉलीवुड को इस बात का पता है। सर यही वजह है कि वो अपने आर्टिस्टों को काम छोड़ के हमारे आर्टिस्ट हायर करते हैं। वजह ही ये होती है कि जो सिंगिंग की पैदावार यहाँ की है, वो वहां की हो ही नहीं सकती, नहीं हो सकती, ठीक है ना। हर एक का अपना, जो अगर खासतौर पर ड्रामास की बात की जाए तो हमारे पाकिस्तान के ड्रामा पूरी दुनिया भर के अंदर बड़े फेमस हैं और खास तौर पे इंडिया में उनको बड़ा देखा जाता है, बड़ी पजीराई वहां पे मिलती है, हमारे एक्टर्स को वहां पे बड़ी पजीराई मिलती है। फवाद खान की अगर बात की जाए तो बहुत सारी हीरोइंस हैं बॉलीवुड की जिनका ये कहना था कि वो वहां पे जितने भी एक्टर्स मौजूद हैं उन सबसे हॉट हैं और सबसे ज्यादा खूबसूरत हैं। तो हमारे जो खासतौर पे हमारे एक्टिंग के स्किल्स के साथ साथ खूबसूरती भी हमारे मुआशरे के अंदर ज्यादा पाई जाती है और बहुत सारे एक्टर्स ने ये ऑनलाइन इस चीज का जवाब भी दिया है और सवाल भी रेज किया है। वो ये कि शायद जब पार्टीशन हुई थी उनका कहना था कि सारा हुसन उमड़ के जो है वो पाकिस्तान में चला गया, काबिलियत भी चली गई और हुसन भी चला गया, ठीक है। और ये नेचुरल बात है, वो चाहे एक्टिंग है, वो चाहे सिंगिंग है और वो चाहे कॉमेडी है। आप देखेंगे कि हमारे अमानुल्लाह खान साहब, हम बड़े जनाब, वो तो ऐसे लेजेंड है कि जब इंडिया में भी जाते थे तो बड़े बड़े शोज, कपिल शर्मा जैसे
लोग जो हैं वो उनके आगे हाथ जोड़कर सुनते थे, मजबूर हो जाते थे, जोड़कर सुनते थे, कदमों को हाथ लगाते थे। तो अब देखें कि पाकिस्तान ओवरऑल अगर सिर्फ ये जो आप एक्टिंग की बात करें, म्यूजिक की बात करें, कॉमेडी की बात करें और बाकी सारी फील्ड भी ले लें, तो पाकिस्तान माशाल्लाह से ओवरकम करता है, डोमिनेट करता है, बिल्कुल डोमिनेट करता है बॉलीवुड। और पिछले दिनों मैं नसीम विकी, हमारे बड़े फेमस आर्टिस्ट हैं, फनकार हैं हमारे पाकिस्तान के, उनकी एक वीडियो देख रहा था इंटरनेट के ऊपर और मुझे बड़ा फख्र महसूस हुआ उनकी वीडियो देख के। वीडियो में वो इंटरव्यू दे रहे थे कपिल शर्मा के शो के हवाले से। अच्छा। उनका ये कहना था कि ये आइडिया जो था वो कपिल शर्मा का नहीं था, ये आइडिया नसीम विकी का था, जो वहां पे उन्होंने सिस्टम शुरू किया ओपन थिएटर नए ट्रेंड के साथ। उनका कहना था कि उनको पता ही नहीं था ये होता कैसे, इसे परफॉर्म कैसे करेंगे। और उनका कहना कि एक रात मैं जब होटल के अंदर मौजूद था, कपिल शर्मा मेरे रूम में आया और वहां पे आके उसने कहा कि हम इस तरह की कोई चीज शुरू करना चाहते हैं, आप गाइड करें, हम मदद करें। तो शुरुआती कुछ एपिसोड्स में उनका कहना था कि खास तौर पे वो खुद गए थे थिएटर को बिल्ड करने के लिए, वहां पे मजाक को क्रिएट करने के लिए, सिचुएशंस बनाने के लिए। उनको तो पता ही नहीं है कि लाइव थिएटर परफॉर्म कैसे करना है। नसीम विकी ने उनको बताया सारा कुछ कि किस तरह से उसे परफॉर्म करना है, किस तरह से बताना है, कैसे हम लाइव ऑडियंस को फेस करेंगे। अपने जो इर्द गिर्द का माहौल है उसे यूटिलाइज करना उनको नहीं आता था कपिल शर्मा को। उन्होंने बताया कि ऑडियंस के साथ इंटरेक्शन कैसे करनी। कहता पाजी कहता है, तो कहता है पाजी मेरे साथ खड़े थे और उनको ये नहीं था पता कि लाइव इंटरेक्शन किस तरह से करनी है ऑडियंस के साथ। तो कहते मैं साथ खड़ा हुआ और मैंने पूरी ऑडियंस को कहा कि कोई भी मुझे जुगत करे या कोई भी सवाल करना चाहता है या मेरे पे मजाक कोई भी कसना चाहता है तो कर सकता है। कहते उन्होंने जब इस तरह 2-4 ने किया, मैंने फिलबदी जवाब जब दिए उनको, तो उससे सब हैरान हो गए कि इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना तेज है। तो ये हैं हमारे पाकिस्तान के वो चमकते हुए सितारे जो कि अपनी रोशनी दुनिया भर में फैला रहे हैं। इन्हीं के हवाले से गुफ्तगू मजीद करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद, और ब्रेक के बाद आपका गाना भी हम सुनेंगे जो अभी रिसेंटली रिलीज हुआ है। तो नाज़रीन कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहेगा। ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। वजह है कि सोशल मीडिया पे इस कदर वायरल हो रहा है और लोग इसे इतना पसंद कर रहे हैं और बड़ा जबरदस्त सॉफ्ट म्यूजिक जो है वो आपने सॉफ्ट म्यूजिक के साथ साथ जो पसंद आया आपको, मैं कहता हूं बड़ा जबरदस्त है जनाब। यूं महसूस हो रहा था कि किसी खुली वादी के अंदर इंसान मौजूद है और सॉफ्ट म्यूजिक चल रहा है और इस तरह के सुर बिखेरे जा रहे थे कि इंसान किसी और ही दुनिया में पहुंच जाता था। बड़ा अच्छी एफर्ट थी आपकी और इस एफर्ट को लोग पसंद भी कर रहे हैं। अच्छा, इसकी कंपोजिशन और शायरी के हवाले से हमें बताइएगा। अच्छा, क्योंकि मुझे हनान इस मीडिया इंडस्ट्री में ऑलमोस्ट 16 इयर्स हो गए हैं और मैं अच्छा सुनवैया भी हूँ थोड़ा, आई कैन हेयर गुड, रेडियो करते हुए और टेलीविजन करते हुए इतना एक्सपीरियंस हो गया है कि अब जो अच्छी चीज लग रही हो वो फील होती है, अगर वो कहीं समवेयर बुरी भी हो या बेसुरी भी हो, बेताली भी हो, वो भी फील होती है। तो इसको कंपोज मैंने किया, ठीक है। अभी तक मैंने अपने सारे गाने खुद बनाए हैं, इसको लिरिक्स मैंने दिए। इसकी जो वीडियो प्रोडक्शन है उसके बारे में बताना चाहूंगा कि इसको अलग रेकॉर्ड ने इसको रिलीज किया है। ये प्रॉपर एक सीजन है। एहतशाम इसके डायरेक्टर हैं, रिजवान इसके प्रोड्यूसर हैं, ठीक है। तो इन्होंने हम सब ने मिलकर ये एफर्ट किया। इट्स अ सीजन बेस्ड, स्टूडियो बेस्ड वीडियो आप देखेंगे। इट्स अ वेरी रॉकिंग वीडियो और गिटार एंड इट्स वेरी लवली वीडियो। सो बड़ा अभी तक अच्छा रिस्पांस मिला है, दोस्तों ने, आप जैसे दोस्तों ने बड़ा पसंद किया। और मैं पूछता हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगता है कि आप बात करते हैं, आप जैसे माशाल्लाह से एक्सपीरियंस रखते हैं, अच्छा सुनते हैं, हजारों लोगों से मिल चुके हैं, इंटरव्यू कर चुके हैं। सो यू हैव द बेटर आइडिया कि कौन सी चीज में कितने समटाइम ऐसे होता है ना कि अगर कोई कमी कोताही है तो वो अगला बता देता है, फिर नेक्स्ट सॉन्ग में आप उसे दूर करते हैं। ऐसे ही है। तो मेरा ख्याल है आपका जो गेटअप है, जिस तरह से आप गुनगुनाते हैं, तो सॉफ्ट म्यूजिक के साथ तो आपने गुनगुनाया, लेकिन आपको फास्ट ट्रैक्स के ऊपर भी परफॉर्म करना चाहिए जिसमें थोड़ा रैप शैप हो, कोई आप ये इसके बाद जो अगला गाना हम नेक्स्ट सॉन्ग जो परफॉर्म करेंगे उसके अंदर रैप मिक्स है, ठीक है। मैं आप उस टाइटल पे जब हम जाएंगे, जब उस गाने पे जाएंगे, तो मैं आपको उसकी डिटेल भी बताऊंगा। अच्छा, तो मैंने हर तरह के गाने किए। उसमें रैप आपने खुद किया है या खुद किया? अच्छा, कोई 2-4 लाइनें रैप करके भी हमें उसकी बता दें ताकि आने वाले लोगों को पता हो कि अब ये वाला सॉन्ग है जनाब जो बॉबी साहब का आ रहा है, तो वेट करें उसके लिए। गड्डी सोनी सही लियावा, मैंने टैंकी फुल करावा, अरमानी जीन पाके गुची दी ऐनक लाके तेरे कारोबार जावा, तेनू जाके चुक लियावा, होटल दा लेके कमरा अंदरों मैं कुंडी लावा लावा लावा, अंदरों मैं कुंडी लावा, सारी बत्तियां बुझावा। ये
I'll kiss you from your head to toe. Let me tell you how much I love you. Kone tak मैं उठावा तेरी shopping का कर रहा तेरे friend seat ते बाकी दुनिया अनु आके लावा. You are so seductive, baby. You are so seductive, seductive. Baby, you are so seductive. Hi, yeah, baby, you are so seductive. क्या बात है जी जनाब, ये तो फिर नया गाना जो है उसके हवाले से थोड़ा सा क्यों दे दिया है, और इसके रैप से मुझे लग रहा है काफी इंटरेस्टिंग होगा. अकेला रैप सुनने से इतना मजा आ रहा था, जब म्यूजिक के साथ मिक्स हो जाएगा तो मेरा ख्याल है बेस जो है वो गाड़ियों में खूब बजेगी उसकी. बिल्कुल. हाँ, लोग इसको खूब एंजॉय करेंगे. तो आयशा से भी बात कर लेते हैं. आयशा, आप बताइएगा ये रैप शैप आपको जरा पसंद है या आप सॉफ्ट म्यूजिक सुनती हैं? नहीं, इन्होंने जो पहले सॉन्ग जो गाया है ना, तो ये मैंने टिकटॉक पे सुना था, तो मुझे मैंने सर्च भी किया यूट्यूब पे, मुझे तब नहीं मिला, तो अब मुझे पता लगा कि वो इन्होंने गाया है. अच्छा, यानी आपको पता ही नहीं था, आपके इल्म में नहीं था कि ये गाना जो है वो इन्होंने गुनगुनाया. तो टिकटॉक पे इसका मतलब है जनाब आपका गाना काफी वायरल हो चुका है और बहुत सारे लोग हैं जो कि उसके ऊपर टिकटॉक. ये तो एक जीती जागती मिसाल आपके सामने आ गई है. जीती जागती मिसाल बिल्कुल सामने. मैंने मुझे ये लाइंस इतनी अच्छी लगी थी एंड वाली, तो मैंने वो अपने पिक्चर पे सेट की थी. अच्छा, क्या बात है जनाब. अच्छा, इस तरह फिर जरा खुशी महसूस होती है अपने काम की इंसान को जब पता चलता है ना यूं कि लोग उसे पसंद कर रहे हैं, उसे गुनगुना रहे हैं, गाड़ियों के अंदर सुन रहे हैं, घरों के अंदर सुन रहे हैं, टिकटॉक बनाए जा रहे हैं, तो फिर बंदा कहता है नहीं यार अब पैसे पूरे हो रहे हैं इस चीज के, और मजा आता है और फिर मजीद काम करने के लिए दिल करता है आपका. कोर्स इंकरेजमेंट है ये. बहुत आपको जो सपोर्ट होती है आपको जब आपके इर्द गिर्द के लोग आपकी चीज को पसंद करते हैं, अप्रिशिएट करते हैं, और फिर गायबाना तौर पर जैसे कभी जिक्र हुआ है, एंड आई एम फीलिंग रियली गुड, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है. इट मीन्स के मैंने जो काम किया है वो लोग देख रहे हैं, उसको सुन रहे हैं, पसंद कर रहे हैं. सो ये नॉट इवन फॉर मी, इन फैक्ट किसी भी आर्टिस्ट के लिए जब उसको अप्रिशिएट किया जाता है उसको और कुछ नहीं चाहिए. एक आर्टिस्ट को सिर्फ एप्रिसिएशन चाहिए होती है कि 4 लोग 2 लोग जितने भी लोग, उसकी कमाई वही होती है, वही हो जाती है. दैट्स इट. ऑफ कोर्स. आयशा, आप क्या कहेंगी, मॉडलिंग से हटके अगर इन फ्यूचर आपको एक्टिंग में जाना पड़े तो जाएंगी आप? इसका जवाब लूंगा लेकिन एक ब्रेक के बाद. ब्रेक का वक्त हो गया, तो नाज़रीन एक ब्रेक लेंगे. ब्रेक के बाद दोबारा से राना बोबी से दरख्वास्त करेंगे कि हमें कुछ और मेलोडीज भी अपनी सुनाएं. तो ब्रेक लेंगे, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए. वेलकम बैक नाज़रीन. ब्रेक पे जाने से पहले आयशा हमारे साथ मौजूद थी और उनसे गुफ्तगू की जा रही थी. आयशा, एक्टिंग के हवाले से क्या कहेंगी आप? अगर मॉडलिंग से एक्टिंग पे शिफ्ट होना पड़े, बहुत सारी मॉडल्स हैं जो कि पहले स्टार्ट मॉडलिंग से करती हैं लेकिन बाद में शिफ्ट एक्टिंग की तरफ हो जाती हैं, तो अगर आपको मौका मिला तो आप जाएंगी? जी. कौन सा फेवरेट एक्टर है जिसके साथ काम करना चाहेंगे? फेवरेट एक्टर मेरा फवाद हैं, मिकाल हैं, इसके साथ साथ शान हैं, बहुत सारे एक्टर्स हैं. शान का नाम तो सभी को आता है. हाँ, फाद मुस्तफा हैं, तो कोई ना कोई एक एक्टर तो होगा. मेरा फेवरेट कोई भी नहीं है. फेवरेट कोई भी नहीं है? नहीं. तो अगर फेवरेट कोई नहीं है तो आप इस फील्ड में आए क्यों फिर? मैं तो अपने लिए आई हूँ ना, तो जिसके साथ काम मिलेगा, ठीक है, अच्छे पढ़े लिखे लोग होंगे तो मजा भी आता है काम करने का. अच्छा, यानी इन फ्यूचर आपको कोई अपनी सोच के मुताबिक कोई एक्टर मिलेगा देन आप उसके साथ शूट करेंगे. लेकिन जब आप वीडियोज वगैरह शूट करती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कंटेंट आप देखते हैं कि साथ परफॉर्म कौन कर रहा है. अगर आपकी समझ के मुताबिक का कोई शख्स वहां पे वीडियो के अंदर परफॉर्म नहीं कर रहा तो आप बहुत सारे जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रिजेक्ट भी कर देती होंगी फिर? हाँ, लेकिन अगर मुझे अच्छा लगता है तो फिर ही मैं करती हूँ, अगर तो मुझे लोग अच्छे लगे तो अदरवाइज फिर मैं इनकार भी कर देती हूँ. इनकार भी कर देते हैं. तो बॉबी से पूछते हैं, आपने पीएसएल को होस्ट किया जनाब, इसके पीछे भी एक कहानी है. पीएसएल को होस्ट किस तरह से किया? हमारे कराची के एक होस्ट थे, उनको सोशल मीडिया पे बड़े तनकीद का निशाना बनाया गया, तो जब उनको पीएसएल से आउट कर दिया गया तो उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जांच से बॉबी को जो है वो सिलेक्ट किया गया था और इन्होंने देन परफॉर्म किया था बहुत सारी सिटीज के अंदर पीएसएल को. तो कैसा एक्सपीरियंस रहा? इट वॉज अ ग्रेट एक्सपीरियंस. उससे पहले भी इवेंट्स का तो खैर एक्सपीरियंस था, म्यूजिकल इवेंट्स को, कॉर्पोरेट इवेंट्स को होस्ट करना, बट इस तरह से 30, 40, 50 हज़ार लोग आप होस्ट कर रहे हैं. ग्राउंड एमसी, एक्चुअली मेरा जो पार्ट था जो है वो है दैट्स अ ग्राउंड एमसी. जो ग्राउंड के अंदर एक्टिविटीज हो रही होती है, स्पॉन्सर्स की अनाउंसमेंट्स और पूरी पब्लिक को एनर्जी देते रहना 4-5 घंटे, नारे लगवाना, बात करना, अनाउंसमेंट्स करना, ठीक है, वो सारा काम मेरा होता है जो कि एक ग्राउंड एमसी करता है. जैसे कि कराची के होस्ट को जिस तरह से ड्रॉप किया गया, जो ब्लंडर्स इन द बिगिनिंग पीएसएल की ओपनिंग सेरेमनी में हुए,
उसके बाद पीसीबी टुक मी, मुझे लिया गया, टुक मी ऑन मुझे किया गया, मेरे साथ एक और लड़का था, ठीक है, मुसद्दिक। तो हम दो लोगों ने, मुसद्दिक का ताल्लुक भी फैसलाबाद से है, वी बोथ बिलोंग्स फ्रॉम फैसलाबाद। ये बड़ी एक, ये भी फैसलाबाद की हमारे लिए बड़े एक फख्र की बात है। हमारे जो आर्टिस्ट हैं हमारे यहाँ के, चाहे किसी भी किस्म के हो, टीवी पे होस्टिंग करने वाले हों, वो रेडियो जॉकी हों, वहाँ यहाँ के फनकार हों, यहाँ के सिंगर हों, यहाँ के एक्टर हों, पूरी दुनिया के अंदर अपनी छाप छोड़ें और वहां पे जाके दूसरे शहरों के अंदर बड़ा बेहतरीन परफॉर्म कर रहे हैं। और पूरे पाकिस्तान के अंदर जब कोई फैसलाबादी जाता है उसका कॉन्फिडेंस ही और होता है। हनान, ये बड़े प्राउड की बात है। पूरे पाकिस्तान में से अगर मुझे अगर चुना गया, ऑन बोर्ड किया गया फॉर मेन स्ट्रीम इवेंट्स, जैसे कि कराची में जितने मैचेस थे वो मैंने होस्ट किए, मुल्तान में थे, पिंडी में थे, सारे मेन मैचेस जो हैं वो एक जिम्मेदारी मुझे दी गई थी। एंड व्हेन आई वाज इन कराची, क्योंकि कराची में वो ब्लंडर्स हुए थे, तो कराची की आवाम, वहां पर जितने लोग थे, उन्होंने मुझे बहुत एक क्रिटिकली देखा गया, मुझे ऑब्जर्व किया गया कि ये जो नया बंदा एक बंदे को ड्रॉप करके, क्योंकि वो बहुत पुराना होस्ट था उनका, और खास पे जिस सीट से बंदे को ड्रॉप किया जाता है उसे क्रिटिसाइज बहुत ज्यादा किया जाता है। जब कोई नया आता है, अगर थोड़ा सा भी ब्लंडर उससे हो जाए उसे डबल क्रिटिसाइज होता है। एंड मेरे लिए वो बहुत चैलेंजिंग था। बट कराची की ग्राउंड में, नेशनल स्टेडियम कराची में जब मैंने मैचेस को होस्ट किया, और क्योंकि देखें हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग अ रेडियो होस्ट एक फिलबदी बात करने की एबिलिटी है कि आप फौरी तौर पर जुमला बना लेते। एक होस्ट के पास एक ये एबिलिटी होती है कि वो फौरी तौर पर सिचुएशनल जुमले बना लेते हैं। अच्छा, क्राउड के वाले से क्या कहेंगे? बड़ा चेयरिंग क्राउड था। OMG, अमेजिंग बॉस। अगर आप वीडियोस मेरे सोशल मीडिया के मेरे पेज पर देखें तो मैंने वीडियोस डाली हुई हैं। मेरी एक आवाज पर 50,000 बंदा अगर लबैक कर रहा है, आप सोचें कि वो क्या समा होता होगा कि 50,000 प्लस का हाउसफुल क्राउड है, और मेरे एक आवाज पे कि मैं अगर बोलता हूं पाकिस्तान तो अगर जिंदाबाद की आवाज आती है, अगर मैं बोलता हूं कि कराची वालों तैयार हो तो वो बोलते हैं तैयार हैं। तो तैयार हैं, 50,000 बंदा एक वर्ड में, एक सांस में, मोमेंट में बोल रहा है इकट्ठे। सर दैट वाज अमेजिंग फील। बस वो एक कोरोना की नजर हो गया मैचेस बाकी। तो इंशाल्लाह नवंबर दिसंबर में इमरान मानी साहब जो चेयरमैन पीसीबी हैं, उन्होंने अभी अनाउंसमेंट दी है कि एक शेड्यूल निकल रहा है कि नवंबर दिसंबर में रिमेनिंग मैचेस होंगे, जो PSL 5 के रिमेनिंग। अच्छा, रिमेनिंग मैचेस होंगे या इसके साथ साथ क्राउड भी वैसे सजाया जाएगा? सर ऑफ कोर्स, देखें अभी नवंबर दिसंबर तक अगर हालात बेहतर हो गए, तो तभी मैचेस होंगे, क्योंकि क्राउड तो चाहिए, अदरवाइज वो नहीं होगा। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है। अच्छा, वैसे लगता नहीं कि नजर लग गई है किसी ना किसी की हमारे सर इस पूरे सिस्टम को? ना तो अब कंसर्ट्स हो रहे हैं, थिएटर्स बंद, सिनेमा बंद, और मैचेस नहीं हो पा रहे, लोगों को एंटरटेनमेंट का कोई सामान है जो वो नहीं मिल पा रहा। घरों के अंदर अच्छा बहुत सारे लोग होते थे जो कि मूवी देख लेते थे, अब मूवीज आ ही नहीं रही, वो घरों के अंदर भी कैसे नई मूवीज देखेंगे? ऐसे ही है। अब ये देखिए, लेकिन मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगा हनान कि नॉट इवन फॉर अस, पूरी दुनिया ने इस पैंडेमिक को और इस कोरोना को जो है वो इसको फेस किया है। देखें, हमें ही सिर्फ नहीं नुकसान हुआ, करोड़ों लोगों को नुकसान हुआ है, करोड़ों लोग अफेक्टेड हुए हैं इससे। तो ये वबा हमारे लिए नहीं, पूरी दुनिया पर है। हमसे कोताहियां शायद बहुत ज्यादा हो गई हैं, और ये अल्लाह ताला की तरफ से एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा इशारा है कि सीधे हो जाओ, ठीक है। सो आई होप के परवरदिगार ये आफत हमसे बहुत जल्द उठाएंगे, और जैसे नॉर्मल जिंदगी थी, हम गले मिलते थे, इकट्ठे बैठकर रात 20-20, 25-25, 50-50 दोस्त बैठकर गप्पे लगाते थे, इवेंट्स होते थे, फैमिलीज गेट टुगेदर्स थी, एक दूसरे से मिलना मिलाना था। मेरी पूरी दुआ है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है ये हालात इंशाल्लाह जी, अल्लाह ताला इस मसले को हल भी करेंगे, क्योंकि अब कोरोना के केसेस ऑल ओवर द वर्ल्ड कम होना, ऑल ओवर द पाकिस्तान जो है वो काफी हद तक कम होना शुरू हो गए हैं। हमारे गुलाम अहमदाबाद में जनरल हॉस्पिटल था जिसे क्वारंटीन सेंटर बनाया गया था, वहां पे भी जितने पेशेंट्स थे कोरोना के वो सेहतयाब होकर घर जा चुके हैं। तो इंशाल्लाह एक दिन आएगा जब हम इन्हीं सड़कों के ऊपर से रिपोर्टिंग कर रहे होंगे और बता रहे होंगे कि फैसलाबाद शहर के तमाम क्वारंटीन सेंटर्स को मुकम्मल तौर पे हमेशा के लिए बंद कर दिया गया है। कोरोना वार्ड में एक भी पेशेंट मौजूद नहीं है, कोई भी नया केस जो है वो रिपोर्ट नहीं हुआ, और कोरोना की वैक्सीन जो है वो आ चुकी है, लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है। तो फैसलाबाद के तमाम थिएटर्स जो हैं वो खुल रहे हैं, तमाम सिनेमा घर खुल रहे हैं, तमाम स्कूल जो हैं वो खोले जा रहे हैं, मामूलात ज़िंदगी जो है वो बहाल होना शुरू हो गई है, तमाम कारोबारी मरकज़ खुलना शुरू हो गए हैं, तमाम वो कारोबारी अदारे जो कि बंद थे किसी न किसी वजह से कोरोना के SOPs को देखते हुए, उनको तमाम के तमाम कारोबारी मरकज़ों को खोला जाएगा। तो ये हमारी दुआ है अल्लाह ताला से कि जल्द अज
जल्द जिस तरह से भी हो सके ये मामला जो है वो ऐसा अंदाज में हल हो पाए और हमारी आवाम जो है उनको उनका क्राउड जो एक जगह पे इकट्ठा नहीं हो पाता था वो एक जगह पे इकट्ठा हो और एक हजूम नहीं बल्कि कौम बन के खास तौर पे बाहर निकले। तो नाज़रीन, इसी के साथ आज के प्रोग्राम का वक्त जो है वो खत्म हो गया। तो अपने मेजबान हन्नान बुखारी को दीजिए इजाजत, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। लेकिन जाने से पहले बॉबी से मैं दरख्वास्त करूंगा कि अपनी खास मेलोडी जो इन्होंने गुनगुनी